खूनी धुंध हवा में तैर रही थी, उसकी खुशबू उनकी नाक में घुस रही थी। ब्लड पाइथन विशेषज्ञों को ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखों से आग की लपटें निकलने वाली हों। उन्होंने यह उम्मीद नहीं की थी कि सिद्धार्थ उनकी चेतावनियों को नजरअंदाज करने और उनके सामने ही उनके एक सदस्य की हत्या करने की हिम्मत करेगा। यह सभी प्राचीन जातियों के लिए एक उकसावे की बात थी। उनकी रक्तरेखाएं अलग अलग थीं, यही वजह थी कि वे मनुष्यों को एक ही जाति के रूप में नहीं देखते थे। वास्तव में वे उन्हें उनके अहंकार के कारण एक निम्न जाति के रूप में भी देखते थे। लेकिन सिद्धार्थ को बेवकूफी करने वाले लोगों को कभी भी सहना पसंद नहीं था। उसने उन्हें पहले ही चेतावनी दे दी थी और वे वास्तव में उसके सामने लिटिल स्नो को मारना चाहते थे। चूंकि वे इतनी जल्दी मरना चाहते थे, इसलिए सिद्धार्थ ही उनकी मदद कर सकता था। मरो, तीसरे दर्जे के दिव्य ने दहाड़ते हुए सिद्धार्थ पर अपनी मुट्ठी तान दी। उसकी मुट्ठी पर अनगिनत तराजू उभर आए, जिससे उसे अपार शक्ति मिल गई। सिद्धार्थ ने भी एक मुक्का मारा और दोनों को एक दूसरे ने पीछे धकेल दिया। सिद्धार्थ चौंक गया। जैसा कि अपेक्षित था, यह व्यक्ति वास्तव में कोई साधारण रैंक 3 सेलेस्टियल नहीं था। वह जन्मजात रैंक 3 सेलेस्टियल भी था, जो ज़ुयू और अन्य लोगों के स्तर का था। इस भीषण टक्कर ने सिद्धार्थ के आसपास मौजूद अन्य ब्लड पाइथन विशेषज्ञों को भी पीछे धकेल दिया। तुम संकर जाति के हो, इससे पहले कि उनमें से एक बोल पाता, फ्लाइंग रेनबो बिजली की तरह उसके सिर में घुस गया। सिद्धार्थ ने फ्लाइंग रेनबो के रून सक्रिय कर दिए और उसकी तीखी आभा पूरी तरह से फूट पड़ी। ब्लड पाइथन विशेषज्ञों ने तुरंत ही अपने हथियार उठाकर उसे रोक दिया होगा, लेकिन फ्लाइंग रेनबो की तलवार की रोशनी के सामने वे फिर भी बेकार साबित हुए। उनके सभी हथियार जादुई वस्तुएं थीं, जबकि फ्लाइंग रेनबो एक खजाना वस्तु थी। इसके अलावा यह तीखेपन में माहिर थी। नतीजतन मांस के अनगिनत टुकड़े हवा में उड़ गए। यह एक खजाने की वस्तु की शक्ति थी। सभी जादुई वस्तुएं इसके सामने कचरा थीं। इससे पहले जब उसने ज़ुयू और लेंग युयान से लड़ाई की थी, तो वह इस श्रेष्ठता को नहीं देख पाया था। लेकिन अब जब वह जादुई वस्तुओं का इस्तेमाल करने वाले दुश्मनों से लड़ रहा था, तो सिद्धार्थ अपनी बढ़त देखकर खुश था। कमीने अपने साथियों को मारे जाते देख तीसरे दर्जे का सेलेस्टियल पूरी तरह से क्रोधित हो गया। उसने अचानक एक कोड़ा निकाल लिया। कांटेदार कोड़े से सुनहरी रोशनी चमकती थी। अगर कोई इससे मारा जाता तो भले ही उसका शरीर उसे झेल सकता था, लेकिन उसकी त्वचा का एक बड़ा हिस्सा उखड़ जाता था। यह किसी हथियार जैसा नहीं लग रहा था। इसके बजाय यह यातना देने के लिए एक उपकरण जैसा लग रहा था। इसे देखकर किसी भी व्यक्ति की रूह कांप जाएगी। सिद्धार्थ ने अपनी तलवार घुमाई और चाबुक पर वार किया। चाबुक पीछे की ओर गिरा, लेकिन उसे कोई नुकसान नहीं हुआ। यह स्पष्ट था कि यह भी एक खजाना वस्तु थी। इससे सिद्धार्थ को आश्चर्य हुआ। खजाने की वस्तु को इस रूप में गढ़ने के लिए शायद इसमें कई अज्ञात क्षमताएं थीं। अगर उस पर हमला होता तो भले ही वह मरता नहीं, लेकिन शायद वह अपना आधा जीवन खो देता। तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल ने लगातार 3 बार हमला किया, इससे पहले कि सिद्धार्थ ने अपनी अपार शक्ति का इस्तेमाल करके उसे एक कदम पीछे धकेल दिया। दिव्य अंगूठी, 4 सितारा युद्ध कवच, आकाश को विभाजित करो। एक विशाल तलवार की प्रतिमा बादलों के बीच से उड़ती हुई तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणी पर गिर पड़ी। रैंक 3 सेलेस्टियल भयभीत था। पलक झपकते ही सिद्धार्थ ने अचानक अपनी शक्ति को चरम पर पहुंचा दिया था। यह जानना जरूरी था कि लड़ाई एक क्रमिक प्रक्रिया है। अपनी शक्ति को बहुत ज्यादा हिंसक तरीके से बढ़ाने से आपकी अपनी मेरिडियन को नुकसान पहुंचेगा। लेकिन सिद्धार्थ के खिलाफ उसके पास इस पर विचार करने का समय नहीं था। उसे मौत का एहसास हुआ। उसने अपने दांत भींचे, उसके रून अचानक बदल गए। वह अब एक जादुई जानवर की तरह लग रहा था और उसकी आभा चरम पर पहुंच गई थी। उसका चाबुक टूट गया। धमाका! उसने मुंह में खून उगल दिया और उल्का की तरह वापस लौटा। वह सीधे एक बड़े पहाड़ को चीरता हुआ निकल गया। वह अभी पहाड़ से बाहर ही निकला था कि सिद्धार्थ का दूसरा हमला आ पहुंचा। सिद्धार्थ की तलवार ने विशाल पर्वत को 2 टुकड़ों में काट दिया। उसकी भयानक तलवार क्यों दूर तक फैलती रही। इस समय नष्ट हो चुकी जमीन से एक आकृति प्रकट हुई। तीसरे दर्जे का दिव्य व्यक्ति खून से लथपथ था और उसका निचला शरीर नष्ट हो चुका था। वह अविश्वसनीय रूप से दयनीय दिखाई दे रहा था। जैसा कि अपेक्षित था, जन्मजात दिव्य प्राणियों में भी बहुत बड़ा अंतर है। इस ब्लड पाइथन विशेषज्ञ की आभा लेंग युयान और अन्य लोगों के समान ही थी, लेकिन उसकी वास्तविक युद्ध शक्ति उनसे बहुत दूर थी। वह दूसरे हमले में ही घायल हो गया। कमीने, क्या तुम्हें आज अपने उकसावे की कीमत पता है? वह दहाड़ा। सिद्धार्थ ने उसे अनदेखा कर दिया।
उसे यह भी नहीं पता था कि उसने कितने घमंडी बेवकूफों को मार डाला है। इन लोगों से तर्क करने की कोई जरूरत नहीं थी, यह सिर्फ लार की बर्बादी थी। उन्हें सीधे काटकर मार डालना ही बेहतर था। उसकी तलवार ने एक बार फिर तलवार क्यों की किरण छोड़ी। सिद्धार्थ आज उसे मार डालना चाहता था। लिटिल स्नो अपने आध्यात्मिक स्थान के भीतर सुरक्षित था, लेकिन उसका शरीर अब चोटों से भरा हुआ था। वह जाल बहुत अनैतिक था। उन अनगिनत कांटों को बहुत अधिक मांस की बलि दिए बिना हटाना असंभव था। वह दुखी तो था ही, साथ ही क्रोधित भी था। चाहे जो भी हो, इस व्यक्ति को मारना ही था। पूर्वजों की आत्मा भौतिक रूप धारण करो, ब्लड पाइथन विशेषज्ञ ने दहाड़ लगाई और उसके रूनों ने एक बड़ी भ्रामक छवि बनाई। यह एक सांप जैसा लग रहा था। यह बहुत बड़ा था लेकिन बहुत अस्पष्ट था। लिन युयान ने जो छवि बुलाई थी उसकी तुलना में यह बहुत अधिक अस्पष्ट था और इसकी आभा भी बहुत कमजोर थी। हालांकि उसका अपना आभामंडल भी एक स्तर ऊपर उठ गया। उसका चाबुक एक बार फिर सिद्धार्थ की ओर सीटी बजाता हुआ आगे बढ़ा। मैं तुम्हें तुम्हारे अहंकार की कीमत चुकाने पर मजबूर कर दूंगा, वह दहाड़ उठा। उसका चाबुक अचानक विस्फोटक रूप से बढ़ गया, 3 मीटर से 300 मीटर लंबा हो गया। यह एक रिबन की तरह था जो सिद्धार्थ के चारों ओर लपेटने की कोशिश कर रहा था। जैसा कि उम्मीद थी, कुछ गड़बड़ है। इन सभी अजीब हथियारों के इस्तेमाल के गुप्त तरीके थे। हालांकि उसे संदेह था, लेकिन एक वास्तविक युद्ध में अचानक विशेष तकनीक अप्रत्याशित परिणाम दे सकती है। इस सुनहरे चाबुक में कुछ ऐसी व्यवस्था थी जिससे इसे वापस खींचा और फैलाया जा सकता था। इसके हजारों रूप थे और इसके कांटों पर खास रून बने हुए थे। जब ये कांटे मांस पर लगते तो मांस सख्त हो जाता, लगभग जीवाश्म की तरह। फिर जब कांटों को थोड़ा खींचा जाता तो वे तुरंत मांस का एक बड़ा टुकड़ा बाहर खींच लेते। हालांकि सिद्धार्थ को यह नहीं पता था, लेकिन उसे उससे बहुत बड़ा खतरा महसूस हो रहा था। वह यह नहीं जानना चाहता था कि उसके कांटों से मारा जाने पर उसे कैसा लगेगा। तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल की तकनीकें बहुत तेज थीं। जब तक सिद्धार्थ ने प्रतिक्रिया की तब तक वह पहले से ही चाबुक से घिरा हुआ था। भागने के लिए बहुत देर हो चुकी थी। यह उनके तुरुप के पत्तों में से एक था और यह बेहद शक्तिशाली था। अब तक इसने अनगिनत विशेषज्ञों के खिलाफ अद्भुत प्रभाव डाला है। उन्होंने इस चाल को शिखर तक प्रशिक्षित किया था और इसका उपयोग करने में इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता था। चाहे वह उसकी गति हो, समय हो या कोण हो, सब कुछ पूरी तरह से नियंत्रित था। अचानक सिद्धार्थ अनगिनत सुनहरे शल्कों से घिर गया। उन्होंने उसके शरीर के चारों ओर कवच बना दिया। चाबुक तेजी से बार बार वार करता रहा। चिंगारियां उड़ती रहीं, लेकिन वह इन शल्कों को नुकसान नहीं पहुंचा सका। ये तराजू हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग से आए थे, जो 7वें रैंक के जादुई जानवरों में से एक राजा था। वे प्राकृतिक आत्मा आइटम थे और अतुलनीय रूप से तेज थे। हालांकि उनकी शक्ति केवल मंत्रमुग्ध वस्तुओं के बराबर थी, अब तक उन्हें नष्ट करने में सक्षम एकमात्र चीज लिन युयान की तलवार थी। यह चाबुक स्पष्ट रूप से अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा था। सुनहरे तराजू के कारण सिद्धार्थ चाबुक की उलझन से बच निकला। अगले ही पल सिद्धार्थ की तलवार तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल की ओर तेजी से वार करती हुई आई। सेलेस्टियल चौंक गया। अब वह एक अजीब स्थिति में फंस गया था। उसका चाबुक बहुत लंबा था, इसलिए उसे किसी और चीज से रोकना पड़ा। उसने एक बहुत बड़ी ढाल निकाली। यह बहुत मोटी थी और रून से ढकी हुई थी। इसकी आभा से ऐसा लग रहा था कि यह एक उच्च श्रेणी की जादुई वस्तु है। हल्की सी आवाज के साथ सिद्धार्थ की तलवार ने ढाल को 2 टुकड़ों में काट दिया। तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल से खून बहने लगा क्योंकि वह भी लगभग 2 टुकड़ों में कट गया था। अगर ढाल न होती तो वह मर जाता। वह पीला पड़ गया। फ्लाइंग रेनबो बहुत तेज था। नरक के द्वार से गुजरने के बाद वह आखिरकार डर गया। उसने अपना चाबुक हटा दिया और उसकी पीठ पर रूनिक पंख दिखाई दिए। वह भाग गया। तुम जाना चाहते हो? पहले अपनी जान छोड़ो। आज मैं देखना चाहता हूं कि क्या तुम्हारी किस्मत मुझे तुम्हें मारने से रोक सकती है। सिद्धार्थ ने तराजू हटा दिया। उसकी पीठ पर बिजली के पंख दिखाई दिए और उसने उसके पीछे गोली चलाई। सिद्धार्थ अविश्वसनीय रूप से तेज था। हालांकि ब्लड पाइथन रेस के तीसरे रैंक के सेलेस्टियल ने पहले कदम रखा था, लेकिन सिद्धार्थ ने कुछ ही सांसों में उसे पकड़ लिया। शायद लाइटनिंग बॉडी ब्लिंक में कुछ खामियां थीं, जिसकी वजह से यह लिन युयान के नेदरवर्ल्ड गोस्ट स्टेप्स जितना अच्छा नहीं था। लेकिन जब सीधी रेखा में यात्रा करने की बात आई तो उसकी गति निश्चित रूप से उससे आगे निकल गई। सिद्धार्थ से भागने की कोशिश करना सिर्फ एक मजाक था। यहां तक कि जू यू भी नहीं बच पाया था,
जबकि वह अपने खजाने की वस्तु लेकर भाग गया था। इस मूर्ख की तो बात ही छोड़िए। धमाका! उड़ते हुए इंद्रधनुष ने नीचे वार किया। तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल ने जल्दी से अपने चाबुक से उसे रोक दिया। परिणामस्वरूप सिद्धार्थ ने उसे उड़ा दिया। टक्कर के बल का उपयोग करके उसकी गति क्षण भर के लिए काफी बढ़ गई, लेकिन इसकी कीमत यह हुई कि उसने 3 बार खून की उल्टी की। उसकी गति पहले कभी इतनी अधिक नहीं थी जितनी उसकी सीमा से बाहर थी। जैसे ही वह उम्मीद कर रहा था कि वह इस गति का उपयोग करके बच निकलेगा, उसके पीछे से एक भयानक हवा आई। एक और हमला उसकी ओर सीटी बजाता हुआ आया। धमाका! सिद्धार्थ ने एक बार फिर अपनी तलवार से वार किया। नतीजतन तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल ने ज्यादा खून उगला और उसकी गति फिर से बढ़ गई। दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जैसे कोई व्यक्ति गेंद को लात मार रहा हो, फिर उस गेंद का पीछा करता है और फिर से उसे बुरी तरह लात मारता है। गेंद की गति लगातार बढ़ती जा रही थी और इसकी गति पहले से ही चलती वस्तुओं को ट्रैक करने की आंखों की क्षमता से परे थी। हालांकि इसके पीछे वाला व्यक्ति और भी तेज था और प्रत्येक हमले से इसकी गति और बढ़ जाती थी। यह कैसे संभव है? यह क्या गति है? तीसरे दर्जे का सेलेस्टियल अंदर से भयंकर रूप से दहाड़ रहा था। वह एक शूटिंग स्टार की तरह हवा में लुढ़क रहा था। उसकी वर्तमान गति पूरी तरह से सिद्धार्थ की वजह से थी। यह गति उसकी सीमा से कहीं ज्यादा थी। अगर यह जारी रहा तो हवा उसके शरीर को कुचल देगी। लेकिन इन सब के बाद भी सिद्धार्थ उसे पकड़ने में सक्षम था और लगातार वार करता रहा। फिर उसे हर मौके पर अपनी पूरी ताकत से रोकना पड़ा। हर बार जब वह उसे रोकता तो उसे लगता कि उसके अंदरूनी अंग बुरी तरह हिल रहे हैं और उसकी बाहें बार बार टूट रही हैं। फिर सिद्धार्थ को उसे पकड़ने के लिए कुछ सांसें लेनी पड़ती। उसने उन कुछ सांसों का उपयोग स्वर्गीय दाओ रिकवरी का उपयोग करने के लिए किया और तभी ठीक हो पाया जब सिद्धार्थ का अगला हमला हुआ। उसने रास्ता रोका, वह घायल हुआ, उसकी गति बढ़ी, वह ठीक हुआ और फिर चक्र दोहराया गया। वह एक अंधीन चक्र में फंस गया था। हवा में उड़ते हुए वह अपने शरीर को भी नियंत्रित करने में असमर्थ था। कमीने, तुम प्राचीन जातियों को भड़का रहे हो। पीएफएफटी बेटे, ब्लड पाइथन जाति तुम्हारे संप्रदाय और परिवार को नष्ट कर देगी। पीएफएफटी अगर आप अभी रुक गए तो भी बात करने की जगह रहेगी। पीएफएफटी यह बहुत स्पष्ट था कि रैंक 3 सेलेस्टियल आखिरकार डर गया था। सिद्धार्थ की यह चाल बेहद क्रूर थी। वह नियंत्रण से बाहर होकर हवा में उड़ रहा था। वह अपनी दिशा भी नहीं बदल सकता था। अपनी शक्तिशाली चालों में से एक को छोड़ना तो दूर की बात थी। सिद्धार्थ ने हवा में मौत का जाल बिछा रखा था और उसके हमले और भी ज्यादा खतरनाक होते जा रहे थे। तीसरे दर्जे का सेलेस्टियल लगातार घायल हो रहा था। अब हर हमले के साथ उसका हाथ टूट जाता। उसने लगभग अपने चाबुक पर से अपनी पकड़ खो दी थी। अगर वह इसे खो देता तो वह तुरंत कट जाता। लेकिन इसके साथ भी वह लगातार घायल हो रहा था और उसे ठीक होने के लिए अपनी स्वर्गीय दाव ऊर्जा का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ रहा था। वह लंबे समय तक टिक नहीं पाएगा। उसी समय उसे सिद्धार्थ की भयावह योजना समझ में आ गई। सिद्धार्थ उसे अपनी ऊर्जा तेजी से खर्च करने के लिए मजबूर कर रहा था ताकि वह खुद को शक्तिहीन महसूस करे। वह अपनी मौत के जाल में फंस चुका था। गति पूरी तरह से सिद्धार्थ के नियंत्रण में थी। यह कहा जा सकता है कि जैसे ही वह इस जाल में फंसा, उसकी मौत तय हो गई थी। वह गलत नहीं था। सिद्धार्थ जानता था कि इस स्तर के विशेषज्ञों के पास अनगिनत तुरुप के पत्ते होते हैं। इसके अलावा उन्हें कर्म के भाग्य का समर्थन प्राप्त था, जिससे उन्हें मारना मुश्किल था। सच तो यह है कि जब उसने पहली बार हमला किया था तो उसने इस जाल के बारे में नहीं सोचा था। लेकिन तीसरे बार में उसे एहसास हुआ कि यह एक अच्छा तरीका है। वह इस आदमी को मौत के घाट उतार सकता था और इसलिए उसने सीधे अपनी ऊर्जा खत्म करना शुरू कर दिया। क्या उसे इस बात की परवाह थी कि वह प्राचीन जातियों का हिस्सा था? उसे इसकी परवाह नहीं थी। वे दुश्मन थे और दुश्मनों के प्रति नरम दिल होने की कोई जरूरत नहीं थी। साथ ही वह यह भी जांच रहा था कि क्या वह वास्तव में एक जन्मजात रैंक 3 सेलेस्टियल को मार सकता है। वह कुछ पुष्टि करना चाहता था। वे दोनों तेजी से हवा में उड़े। जैसे जैसे वह लगातार हमला करता गया, सिद्धार्थ को लगा कि उसके प्रतिद्वंद्वी की आभा कमजोर होती जा रही है। वह स्पष्ट रूप से अपनी मूल ऊर्जा खो रहा था। वह अपने प्रतिद्वंद्वी पर हमला करते समय उसकी आभा पर कड़ी नजर रखता था। वह उसे हराने का मौका ढूंढ रहा था। हाँ सिद्धार्थ, मैंने अंततः तुम्हें ढूंढ लिया। यह आवाज खुशी और उत्साह से भरी थी, लेकिन साथ ही घनी दुश्मनी भी थी। तलवार क्यूई की एक किरण सिद्धार्थ की ओर बढ़ी।
सिद्धार्थ का दिल कांप उठा। उसे आश्चर्य हुआ कि कोई यहाँ उस पर हमला कर सकता है। इसके अलावा अत्यधिक दबाव से यह व्यक्ति एक शीर्ष विशेषज्ञ भी था। धमाका! वह हमला बहुत ही परिष्कृत था और इसने सिद्धार्थ को आगे बढ़ने से रोक दिया। तलवार क्यूई को रोकने के लिए उसके पास अपनी तलवार को काटने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हालांकि उसे पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा। यह व्यक्ति शक्तिशाली था। हाँ, सिद्धार्थ, मुझे यकीन है तुमने कभी नहीं सोचा होगा कि हम यहाँ मिलेंगे। यह नवागंतुक अपनी पीठ पर पंख लगाए और उसके चारों ओर रोन घूमते हुए हवा में दिखाई दिया, जिससे वह एक धधकते सूरज की तरह लग रहा था। जी चांगकोंग, सिद्धार्थ की पुतलियां थोड़ी सिकुड़ गईं। यह व्यक्ति रिमोट हेवन गैंग का नंबर 1 शिष्य था, जिससे ओयांग क्यू ने उसे सावधान रहने को कहा था। हवा में तैरते हुए जी चांगकोंग ने बर्फीली और भयावह मुस्कान के साथ सिद्धार्थ को देखा। भाई चांगकोंग ब्लड पाइथन विशेषज्ञ स्पष्ट रूप से उससे परिचित था। उसने भागना बंद कर दिया और जी चांगकोंग के पास खड़ा हो गया। उसने पूछा, क्या आप जानते हैं कि वह कौन है? ब्लड पाइथन जाति का रिमोट हेवन गैंग से कुछ संबंध था। रिमोट हेवन गैंग ईस्टर्न वेस्टलैंड का सबसे बड़ा गिरोह था और इसलिए इसका दायरा बहुत व्यापक था। इसने कई प्राचीन जातियों के साथ व्यापार किया। उन प्राचीन जातियों को बाहरी दुनिया से बातचीत करना पसंद नहीं था, लेकिन कुछ चीजें ऐसी थीं जिन्हें खरीदने के अलावा उनके पास कोई विकल्प नहीं था, और रिमोट हेवन गैंग इसके लिए सबसे अच्छा साथी था। रिमोट हेवन गैंग कभी कभी कुछ शिष्यों को प्राचीन जातियों के साथ अच्छे संबंध बनाने के लिए भेजता था। इसलिए जी चांगकोंग ने ब्लड पाइथन विशेषज्ञ को पहचान लिया। हालांकि प्राचीन जातियां घमंडी थीं और बाकी दुनिया को नीची नजर से देखती थीं, फिर भी उन्हें जी चांगकोंग जैसे विशेषज्ञ के प्रति सम्मान दिखाना पड़ता था। उन्होंने एक दूसरे को संकेत दिए थे और वह जानता था कि वह जी चांगकोंग के मुकाबले में नहीं था। अब जबकि जी चांगकोंग ने उसे बचाने के लिए कार्रवाई की थी, उसका पहला विचार सिद्धार्थ की पहचान के बारे में जानना था। ऐसा क्यों था कि उसने पूर्वी बंजर भूमि में ऐसे क्रूर चरित्र के बारे में कभी नहीं सुना था? वह सिद्धार्थ है। पहले वह पूरी तरह से गुमनाम था, लेकिन बाद में उसे कुछ अज्ञात भाग्य प्राप्त हुआ जिससे उसकी प्रतिष्ठा बढ़ गई। फिर वह हर किसी को अपने से नीचे मानने लगा। इस बेवकूफ का संप्रदाय हमारे रिमोट हेवन गैंग का विरोधी है, जुआंटियन दाओ संप्रदाय। इसलिए मुझे यकीन है कि भाई ली यान जानता है कि क्या करना है, जी चांगकोंग ने कहा। सिद्धार्थ, लगता है मैंने इस नाम के बारे में सुना है। कमबख्त, इस कमीने ने मेरी ब्लड पाइथन जाति के कई लोगों को मार डाला। मैं उसे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। चिंता मत करो भाई चांगकोंग, अगर वह जुआंटियन दाओ संप्रदाय दयालुता की सराहना नहीं करने की हिम्मत करता है और आपके रिमोट हेवन गैंग के लिए परेशानी खड़ी करने की कोशिश करता है, तो मेरी ब्लड पाइथन जाति निश्चित रूप से आपके पक्ष में खड़ी होगी। ब्लड पाइथन विशेषज्ञ ने कसम खाई। जी चांगकोंग मुस्कुराया। उसका रिमोट हेवन गैंग गुप्त रूप से हर जगह व्यापार में शामिल था ताकि रिश्ते बनाए जा सकें। यह सब इन प्राचीन जातियों और प्राचीन परिवारों का समर्थन पाने के लिए था। उन्हें उन शक्तियों को इकट्ठा करना था ताकि वे जुआंटियन दाओ संप्रदाय को चुनौती दे सकें। भले ही जुआंटियन दाओ संप्रदाय शक्तिशाली था, लेकिन यह संभवतः पूर्वी बंजर भूमि की सभी शक्तियों के साथ दुश्मन नहीं बन सकता था, है ना? जुआंटियन दाओ संप्रदाय को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि वे सुदूर स्वर्ग गिरोह से ऊपर थे। अपनी कुछ अधीनस्थ शक्तियों के साथ बातचीत करने के अलावा वे शायद ही कभी बाकी साधना दुनिया के साथ बातचीत करते थे। इसलिए रिमोट हेवन गैंग की लीडर जी होंगलिंग ने अमरपथ खुलने से ठीक पहले सबको अपनी शक्ति दिखाने की योजना बनाई थी। नतीजतन सबके सामने उसे ओयांग क्यू ने कुत्ते की तरह पीटा और वह लगभग एक मृत कुत्ते में बदल गई। उसे बदकिस्मत होने के लिए किसने कहा? अधिकांश प्राचीन जातियां और अन्य शक्तियां जो रिमोट हेवन गैंग के साथ मित्रवत थीं, दूसरे प्रवेश द्वार पर थीं, इसलिए कोई भी उसकी मदद करने नहीं आया था। परिणामस्वरूप जी होंगलिंग केवल जी चांगकोंग को ही यह मिशन सौंप सकता था। एक बार जब वह अमरपथ में प्रवेश करता तो उसे जुआंटियन दाओ संप्रदाय के मुख्य शिष्यों का वध करने के लिए पूरी ताकत लगानी पड़ती। यह सबसे अच्छा होगा यदि वह उन सभी को मार सके। सिद्धार्थ, क्या अब तुम चुप हो? अमरपथ के सामने क्या तुम्हें इतना दिखावा करना पसंद नहीं था? हुआंग जुन्मो और यू चांगहाओ भी तुम में रुचि रखते हैं। तुम अब कुछ अंतिम शब्द क्यों नहीं कहते? जी चांगकोंग ने ठंडे मन से सिद्धार्थ को देखा। उसकी आवाज में तिरस्कार के साथ साथ थोड़ी ईर्ष्या और घृणा भी थी। उसकी नफरत हुआंग जुन्मो और यू चांगहाओ से उपजी थी, खास तौर पर यू चांगहाओ से। कहा जाता है कि वह प्राचीन नस्ल की जूनियर पीढ़ी पर हावी था, जो प्राचीन नस्लों का भावी नेता था। जैसे ही वह आया, उसने उसे अनदेखा कर दिया और सिद्धार्थ को उकसाया।
यह जी चांगकोंग के लिए अपमानजनक था। शुरू से अंत तक यू चांगहाओ ने उसे अनदेखा किया था। जहां तक हुआंग जुन्मो का सवाल है, उसके आने से सभी लोग हिल गए थे, जिससे सभी युवा विशेषज्ञ डर के मारे अपनी सांस रोके हुए थे। उसने सिद्धार्थ को भी निशाना बनाया था, जबकि उसे उसकी कोई परवाह नहीं थी। इसलिए अब यह सारी नफरत सिद्धार्थ पर निकाली जाएगी। क्या यह उसका कर्मभाग्य है या यह मेरा दुर्भाग्य है? सिद्धार्थ ने जी चांगकोंग को देखते हुए अपनी आंखें सिकोड़ लीं। आखिर कर्म का भाग्य क्या था? क्या यह था कि स्वर्ग जानबूझकर उसे अपने जन्मजात तीसरे दर्जे के दिव्य प्राणियों में से एक को मारने से रोक रहा था? जी चांगकोंग, क्या तुम उसके साथ अपना सिर खोने आए हो? अगर ऐसा है तो मैं तुम्हारी मदद करने को तैयार हूं। सिद्धार्थ ने धीरे से अपनी तलवार उठाई और उसे उन पर तान दिया। उसकी आभा घनीभूत होने लगी। वह जानता था कि असली लड़ाई शुरू होने वाली थी। मेरा सिर? हाँ, मैं तुम्हें एक उपहार भेजना चाहता था। उम्मीद है तुम इसे स्वीकार कर सकोगे। जी चांगकोंग अचानक अपने हाथ में एक चीज दिखाते हुए दुष्टता से मुस्कुराया। जब उसने उस चीज को देखा तो सिद्धार्थ की नजरें तुरंत बर्फ की तरह ठंडी हो गईं। उसके कपड़े बिना हवा के नाचने लगे और उसकी हत्या की मंशा आसमान में उड़ गई। वह एक सिर था, एक मानव सिर, और यह एक सुंदरी का सिर था। उन आंखों में अनिच्छा और क्रोध के साथ साथ अपमान भी भरा हुआ था। इस सिर का मालिक सिद्धार्थ के ही संप्रदाय से था। उसे जुआंटियन दाओ संप्रदाय की 4 स्वर्गीय प्रतिभाओं में से एक माना जाता था। उनमें से एकमात्र महिला झोंग वुयान थी। वह वास्तव में मारी गई थी। हालांकि झोंग वुयान का सिद्धार्थ के साथ निश्चित रूप से अच्छा रिश्ता नहीं था और उन दोनों को दुश्मन भी माना जा सकता था, फिर भी उसके सिर को अपने सामने देखकर सिद्धार्थ को गुस्सा आ गया। अनजाने में ही उसकी हत्या की मंशा पनपने लगी। मैं तुम्हें इस तरह देखकर खुश हूं। तुम्हें पता होना चाहिए, मैंने तुम्हारे लिए इस लड़की को पाने के लिए बहुत प्रयास किए हैं। मुझे तुम्हें यह बताने में कोई आपत्ति नहीं है, मैंने उसे सिर्फ मारा ही नहीं, उसे मारने से पहले मैंने उसका मजा भी लिया। अफसोस की बात है कि यह महिला सुंदर हो सकती है, लेकिन एक बार जब उसके कपड़े उतर गए तो उसमें एक महिला होने का कोई एहसास नहीं था। हालांकि मैंने फिर भी अपने दांत भींचे और यह सब किया। हे और अंत में वह वास्तव में एक अद्भुत महिला थी। हा हा हा। जी चांगकोंग हंसा, जैसे कि वह याद कर रहा हो। अच्छा, तुम मुझे गुस्सा दिलाने में सफल हो गए। बधाई हो। अचानक सिद्धार्थ के चारों ओर बिजली चमकने लगी और वह जी चांगकोंग की ओर बिजली की एक चमक में बदल गया। जी चांगकोंग चौंक गया कि सिद्धार्थ बिना किसी शक्ति के अचानक हमला कर देगा। इससे पहले कि वह प्रतिक्रिया कर पाता, सिद्धार्थ की तलवार पहले ही उसकी छाती में घुस चुकी थी। वह चौंक गया। उसने पहली बार इतनी विस्फोटक ताकत देखी थी और वह तेजी से पीछे हट गया। धमाका! जी चांगकोंग के वस्त्र का अगला हिस्सा फट गया, जिससे उसके शरीर पर एक सुनहरा मुलायम कवच दिखाई दिया। लेकिन अब उस कवच में एक बड़ा छेद हो गया था। उसका खून धीरे धीरे बह निकला। वह चौंक गया और क्रोधित भी। अगर वह तेजी से पीछे नहीं हटता और उसके पास ज्यादातर शक्ति को रोकने के लिए यह कवच नहीं होता, तो वह पहले ही मर चुका होता। इस लापरवाही के कारण वह सीधे नरक के द्वार से गुजर गया। उसकी पीठ पर ठंडा पसीना आ गया था। गड़गड़ाहट! सिद्धार्थ की दिव्य अंगूठी घूम गई और उसकी आंखों में 4 सितारे तैर गए। उसकी आभा अपने चरम पर पहुंच गई। उसकी तलवार एक बार फिर जी चांगकोंग की ओर बढ़ी। भाई चांगकोंग, सावधान रहना। वह अविश्वसनीय रूप से तेज है, ब्लड पाइथन विशेषज्ञ ने चेतावनी दी। उसी समय उसने एक बार फिर अपना चाबुक लहराना शुरू कर दिया और सिद्धार्थ से लड़ने के लिए जी चांगकोंग के साथ हाथ मिला लिया। जी चांगकोंग आखिरकार अपने सदमे से उबर गया। एक भयंकर दहाड़ के साथ उसने अपने स्वर्गीय दाओस की पुकार लगाई। 3 रंग के रून फूट पड़े, जिससे उसके चारों ओर एक भयंकर समुद्र बन गया। जी चांगकोंग भी जन्मजात तीसरे दर्जे का दिव्य प्राणी था। सिद्धार्थ, अब तुम मर सकते हो। जी चांगकोंग के हाथों में एक काला भाला दिखाई दिया। इसके रंस चमक उठे और इसने एक शक्तिशाली दबाव छोड़ा जिससे अंतरिक्ष कांप उठा। वह दबाव कुछ ऐसा था जो केवल एक खजाने वाली वस्तु के पास ही हो सकता था। धमाका! सिद्धार्थ की तलवार उसके भाले पर जा लगी। आसमान में अनंत रन के रूप में भयानक शक्ति का विस्फोट हुआ। शक्तिशाली शॉकवेव फैल गए, पहाड़ों को चकनाचूर कर दिया और हवा में धूल उड़ा दी। सिद्धार्थ को क्रोधित होकर पीछे हटना पड़ा। जी चांगकोंग का भाला एक भारी हथियार था। इसका सबसे मजबूत पहलू सीधे हमलों में था, इसलिए सिद्धार्थ के लिए उसके खिलाफ फ्लाइंग रेनबो का इस्तेमाल करना उसके लिए नुकसानदेह था।
फ्लाइंग रेनबो एक तलवार थी जिसका सबसे अच्छा पहलू इसकी तीक्ष्णता थी, लेकिन इसके लिए किसी अन्य हथियार को काटना असंभव था जो खजाने की वस्तु के स्तर तक पहुंच गया था। इसके अलावा सिद्धार्थ तलवार की तकनीक में कुशल नहीं था। उसने इसे चलाया लेकिन अपनी कृपाण तकनीकों का इस्तेमाल किया। ब्लडड्रिंकर एक नाजुक क्षण में था। सिद्धार्थ उसे परेशान नहीं कर सकता था, अन्यथा उसके सारे पिछले प्रयास व्यर्थ हो जाते। वह केवल सहन कर सकता था। सिद्धार्थ को पीछे हटने पर मजबूर होना पड़ा, लेकिन उसने ब्लड पाइथन विशेषज्ञ के चाबुक से बचने के लिए उसे भी उधार ले लिया। उसके पंख अचानक हिल गए और उसका पीछे हटता हुआ शरीर अचानक रुक गया। सिद्धार्थ ने ब्लड पाइथन विशेषज्ञ के खिलाफ स्प्लिट द हेवंस का इस्तेमाल किया। वह यहां सबसे कमजोर था और उसे पहले मारना सबसे आसान था। हालांकि उसकी युद्ध शक्ति बहुत कमजोर थी, लेकिन उसका चाबुक बहुत ही अजीब था। अगर वह उसका सही तरीके से इस्तेमाल करता तो इससे उन्हें अचानक जीत मिल सकती थी। ब्लड पाइथन विशेषज्ञ सिद्धार्थ के वार को सीधे झेलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। वह जल्दी से एक तरफ हट गया। धमाका! तलवार क्यू जमीन पर गिर पड़ी और सीधे अपने सामने आने वाले हर पहाड़ को चीरती हुई एक लंबी खाई बना गई। सावधान! कियानकुन विच्छेदन भाला, जी चांगकोंग ने अचानक चिल्लाया और अपने भाले को रक्त अजगर विशेषज्ञ के बगल में भोंक दिया। सिद्धार्थ बिना किसी सूचना के वहां पहले ही आ चुका था। सिद्धार्थ की तलवार से जगह कांप उठी और ब्लड पाइथन विशेषज्ञ को एहसास हुआ कि वह भी तलवार से बंद हो गया है। उसकी आत्मा लगभग डर के मारे भाग गई। धमाका! सिद्धार्थ की तलवार जी चांगकोंग के भाले पर लगी। उसका हमला रुक गया, जिससे ब्लड पाइथन विशेषज्ञ बच निकला। लेकिन फिर भी इतना शक्तिशाली हमला उसके ठीक बगल में हुआ। उसने तुरंत खून की उल्टी की और उसका आधा शरीर कुचल गया। रिमोट हेवन ग्रैंड आर्ट, जी चांगकोंग बेहद चौंक गया। सिद्धार्थ की शक्ति पहले ही उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी थी। वह अब और नहीं रुक सकता था और उसने अपने तुरुप के पत्तों में से एक को सक्रिय कर दिया। उसके पीछे रूनिक समुद्र उफान मारने लगा और फिर उसके शरीर में घुस गया। जी चांगकोंग का चेहरा अनगिनत रूनों से भर गया। ऐसा लग रहा था जैसे उसके चेहरे पर सेंटीपीड रेंग रहे हों, जिससे वह डरावना लग रहा था। धमाका! ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के भीतर कोई द्वार खुल गया हो। एक भयंकर शक्ति उसके भीतर से बाहर निकली, मानो कोई जानवर उसके भीतर जाग रहा हो। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें अपनी असली शक्ति का अनुभव कराऊंगा, जी चांगकोंग ने दहाड़ते हुए कहा। उसका भाला अचानक नाचने लगा। हजारों भाले छवियों में बदल गया जिन्होंने सिद्धार्थ पर हमला किया। इस आदान प्रदान के बाद सिद्धार्थ को पहले से ही पता था कि जी चांगकोंग एक क्रूर शक्ति विशेषज्ञ था। उसने अपनी शक्ति को विस्फोटक रूप से बढ़ाने के लिए एक गुप्त तकनीक का इस्तेमाल किया था। हालांकि सिद्धार्थ निडर था। उसने अचानक अपना रुख बदल दिया और अपनी तलवार को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसके 4 सितारे घूम रहे थे और उसकी भुजाओं में अनंत ऊर्जा भर रही थी। तलवार क्यूई हवा में वार कर रही थी और भाले की छवियां आसमान में भर गई थीं। एक भयानक शक्ति भूमि के माध्यम से टकरा रही थी। वह ध्वनि ऐसी थी जिसे 10,000 मील दूर से सुना जा सकता था। यह एक विश्वहिला देने वाली लड़ाई थी। वास्तव में 10,000 जानवरों के जंगल में कई विशेषज्ञ चुपके से घूम रहे थे। विशाल जंगल में निश्चित रूप से अनगिनत प्राकृतिक खजाने थे। अगर वे भाग्यशाली रहे तो वे एक प्राचीन जादुई जानवर को अपने घर में पालतू जानवर के रूप में पकड़ सकते थे, या शायद उनके बच्चों या अंडों को भी पकड़ सकते थे। हालांकि वे सभी जानते थे कि उनके आसपास अनगिनत शक्तिशाली जादुई जानवर थे। उन्हें उन जादुई जानवरों की नजरों से बचने के लिए चोरों की तरह अपनी आभा को छिपाना पड़ा। हालांकि वे समूह में थे, फिर भी उन्हें सावधान रहना था। वे एक जादुई जानवर से नहीं डरते थे, लेकिन उन्हें एक लड़ाई के बारे में चिंतित होना पड़ा जिसमें आसपास के अन्य जादुई जानवरों को शामिल करने की क्षमता थी। जैसे ही वे सावधानी से खोज कर रहे थे, उन्होंने एक विस्फोटक लड़ाई की आवाज सुनी। इसके अलावा वह आभा स्पष्ट रूप से जादुई जानवरों के एक दूसरे से लड़ने की आभा नहीं थी। आखिर कौन इतना मूर्ख है कि यहां लड़ रहा है? क्या वे अपनी जान नहीं चाहते? अनगिनत लोगों ने उपहास किया। उन्हें लगा कि जो कोई भी लड़ रहा है वह बहुत बड़ा मूर्ख है। इस तरह की लड़ाई निश्चित रूप से जादुई जानवरों को हरा देगी। यह आत्महत्या थी। लेकिन वे उपहास जल्दी ही सदमे में बदल गए। उस युद्ध का माहौल तेजी से बढ़ रहा था और दबाव और भी भयानक होता जा रहा था। इतनी दूर से भी उनके दिल कांप रहे थे। हे भगवान, यह किस स्तर की लड़ाई है? उनके सदमे के बाद वे सभी उत्सुक हो गए और तेजी से चुपके से वहां पहुंच गए।
जहां तक आसपास के जादुई जानवरों का सवाल है, वे डरे हुए थे और लगातार दहाड़ रहे थे, आक्रमणकारियों को चेतावनी दे रहे थे कि वे उनके क्षेत्र में घुसपैठ न करें। जादुई जानवर भले ही बहुत बुद्धिमान न हो, लेकिन उनकी अपनी सहज प्रवृत्ति होती है। जब उनके प्रतिद्वंद्वी की आभा उनसे कहीं ज्यादा हो जाती तो वे पीछे हट जाते। जादुई जानवरों में से किसी ने भी हिलने की हिम्मत नहीं की, यहां तक कि उनके इलाके से गुजरने वाले लोगों को भी अनदेखा कर दिया गया। जब तक उनमें से कोई हमला नहीं करता, वे भी हमला नहीं करते। परिणामस्वरूप शिष्यों का एक विशाल समूह युद्ध के मैदान के किनारे पर इकट्ठा हो गया। जब वे वहां पहुंचे तो वे सभी भयभीत हो गए। आसमान में 3 आकृतियां जोरदार लड़ाई कर रही थीं। उनके खजाने की वस्तुएं बहुत ज्यादा शक्ति छोड़ रही थीं। जमीन पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी और शक्तिशाली शॉकवेव के फूटने से आसमान कांप रहा था। क्या यह पूर्वी बंजर भूमि के नंबर 1 गिरोह का जी चांगकोंग नहीं है? उसने रिमोट हेवन गिरोह का नंबर 1 प्रतिभाशाली होने का दावा किया है। किसी ने तुरंत जी चांगकोंग को पहचान लिया क्योंकि वह बेहद प्रसिद्ध था। दूसरा ब्लड पाइथन जाति का ली यान लगता है। उसे भी अपनी जाति का नंबर 1 जीनियस होने का दावा किया जाता है। यह ठीक इसलिए था क्योंकि उन्होंने उन 2 लोगों को पहचान लिया था, इसलिए वे चौंक गए थे। लेकिन भ्रष्ट विशेषज्ञ चुप थे। उन्होंने दूसरे व्यक्ति को पहचान लिया था। उस व्यक्ति का नाम भ्रष्ट मार्ग के लिए एक बुरे सपने की तरह था। वह व्यक्ति कौन है? वह बहुत ताकतवर है, किसी ने चौंक कर पूछा। उसने देखा कि जी चांगकोंग और ली यान एक साथ काम कर रहे थे, लेकिन जीत या हार का निर्धारण करना अभी भी मुश्किल था। एक के खिलाफ 2 होने पर भी वे अपने प्रतिद्वंद्वी को कुछ नहीं कर पाए। तो वह व्यक्ति कितना ताकतवर होगा? वह ज़ुआंटियन दाओ संप्रदाय से सिद्धार्थ है। उसे एक किंवदंती कहा जाता है। 3 साल पहले वह सिर्फ एक नामहीन बदमाश था, लेकिन वह अचानक एक उल्कापिंड की तरह ऊपर उठ गया, ज़ुआंटियन दाओ संप्रदाय के भीतर एक राक्षस बन गया। ऐसा कहा जाता है कि अब उसे वर्णित करने के लिए प्रतिभाशाली शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। इस लड़ाई में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हुए, लेकिन वे सब दूर से ही देखते रहे, पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यहां तक कि साधारण रैंक 3 के सेलेस्टियल भी पास आने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। यह ताकत का अंतर था जिसने उन्हें डरा दिया। ऊपर आसमान में सिद्धार्थ की शक्ति चरम पर थी। अन्य 2 के साथ उसकी लड़ाई गतिरोध पर पहुंच गई थी, जो कि एक विनाशकारी लड़ाई बन गई थी। उन दोनों के खिलाफ उसकी 80% से अधिक शक्ति जी चांगकोंग पर केंद्रित थी। उसकी शक्ति पर संदेह करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। जहां तक ब्लड पाइथन विशेषज्ञ की बात है, वह मूल रूप से घायल था और उसका आध्यात्मिक युवान कम था। हालांकि वह बहुत चालाक था और जी चांगकोंग के पीछे से सिद्धार्थ पर हमला करता रहा, उसे पास नहीं आने दिया। सिद्धार्थ अंदर ही अंदर उपहास कर रहा था। जी चांगकोंग उसके साथ धीरज के मामले में प्रतिस्पर्धा करना चाहता था। अपनी दिव्य अंगूठी के साथ वह अगले साल तक इस गति को बनाए रख सकता था। जब तक वह कोई बड़ी चाल नहीं चलता, तब तक उसका आध्यात्मिक युवान बिल्कुल भी कम नहीं होगा। सिद्धार्थ, तुमने मेरी फुलमून जाति के शिष्यों को मार डाला। अपनी जान सौंप दो। ठीक उसी समय एक भयंकर गर्जना ने आकाश को हिलाकर रख दिया। एक आकृति युद्ध के मैदान में घुसी एक विशाल तलवार नीचे वार कर रही थी। सिद्धार्थ चौंक गया। यह हमला उसके पीछे से आ रहा था। हमले से पहले ही उसने एक शक्तिशाली हवा को महसूस किया और उसके चारों ओर का स्थान ठोस हो गया था। इसके अलावा वह जी चांगकोंग और ब्लड पाइथन विशेषज्ञ का भी सामने से सामना कर रहा था। उसके पास बचने का कोई रास्ता नहीं था, न ही उसके पास अपनी तलवार से रोकने का कोई रास्ता था। बर्फीली सांस के साथ उसने सुनहरे तराजू को बुलाया और अपने चारों ओर एक अवरोध बना लिया। तराजू की मोटी दीवार उड़ गई। यह सिद्धार्थ की उम्मीदों के मुताबिक ही था, क्योंकि उसका लक्ष्य केवल इस हमले को कमजोर करना था। उसने अभी अभी ब्लड पाइथन विशेषज्ञ के चाबुक के साथ साथ जी चांगकोंग के भाले को भी रोका था। लेकिन इस समय उसका बायां हाथ अचानक पीछे की ओर बढ़ा, जो वज्रपात से ढका हुआ था। उन छिपे हुए दर्शकों की चौंकती निगाहों के सामने उसने तलवार की नोक पकड़ ली। क्या वह पागल है? वह अपने नंगे हाथ से खजाने की वस्तु को पकड़ रहा है। वह एक खजाने की वस्तु थी। एक बार जब यह अपनी शक्ति जारी करता है तो यह सीधे उसे कुचल सकता है। क्या सिद्धार्थ अब अपना जीवन नहीं चाहता था? सिद्धार्थ ने तलवार पकड़ ली और तभी उसे पता चला कि उस पर हमला कौन कर रहा था। यह एक बड़ा तगड़ा आदमी था जिसके सिर पर एक सींग था। सिद्धार्थ को अचानक याद आया कि उसने इस व्यक्ति को पहले भी देखा था।
तब अमरपथ खुलने से पहले वह पूर्णिमा जाति के विशेषज्ञों का नेतृत्व कर रहा था। कीट द्वीप पर उसने सच में फुलमून शिष्यों और विशाल ईगल शिष्यों को मार डाला था, लेकिन बाकी लोग बाद में कीट द्वीप पर कीड़ों के उस समुद्र में मर गए थे। उसे नहीं पता था कि इस व्यक्ति को यह तथ्य कैसे पता चला। हालांकि वह बहस करने में भी संकोच नहीं कर सकता था, न ही वह इसे स्वीकार करने से इनकार कर सकता था। तलवार पकड़े हुए हाथ ने अचानक पीछे खींच लिया। फुलमून विशेषज्ञ भी जन्मजात रैंक 3 सेलेस्टियल था। यह देखकर कि सिद्धार्थ ने अपने नंगे हाथ से उसके खजाने की वस्तु को पकड़ने की हिम्मत की और वास्तव में उसे दूर खींचने की हिम्मत की, वह क्रोधित हो गया। उसकी शक्ति बाहर निकल गई। वह सिद्धार्थ को मारने के लिए अपने खजाने की वस्तु की शक्ति को सक्रिय करने ही वाला था, लेकिन जैसे ही उसका आध्यात्मिक युवान उसके हथियार में उतरने वाला था, सिद्धार्थ का उड़ता हुआ इंद्रधनुष उसकी कलाई की ओर बढ़ गया। उस तेज आभा ने उसे सिहरन पैदा कर दी। उसे तुरंत एहसास हो गया कि सिद्धार्थ का इरादा उसके खजाने की वस्तु को छीनने का है। अगर सिद्धार्थ की तलवार उसकी कलाई पर आ गिरती तो भले ही वह उसे रोकने के लिए अपने आध्यात्मिक युवान को घुमाता, फिर भी वह कट जाती। तब सिद्धार्थ आसानी से अपना खजाना आइटम ले लेता। वह तुरंत अवाक रह गया। उसका गुप्त हमला विफल हो गया था और अब वह पलक झपकते ही इस तरह की स्थिति में आ गया था। उसे यह भी नहीं पता था कि क्या करना है। उसने सहज रूप से अपनी आध्यात्मिक युवान को अपनी तलवार में डाल दिया, इस उम्मीद में कि सिद्धार्थ की तलवार उसके पास पहुंचने से पहले ही वह अपनी शक्ति को सक्रिय कर लेगा। PFFT फ्लाइंग रेनबो ने उसकी कलाई काट दी, लेकिन सिद्धार्थ का बायां हाथ और यहां तक कि उसका पूरा हाथ भी उड़ गया। उसकी हड्डियां बाहर आ गईं। फुलमून विशेषज्ञ सिद्धार्थ जितना तेज नहीं था, लेकिन उसके आध्यात्मिक युवान का एक हिस्सा अभी भी उसकी तलवार में घुसा हुआ था। एक बहुत बड़ी शक्ति ने सिद्धार्थ की बाह को उड़ा दिया था। उसका बायां हाथ अब गूदा बन चुका था, लेकिन पूर्णिमा विशेषज्ञ का हाथ भी उसकी तलवार के साथ उसके शरीर से अलग हो चुका था। सिद्धार्थ ने तलवार पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत भारी थी, इतनी भारी कि उसे अपने घायल हाथ से पकड़ना मुश्किल था। तलवार अभी तक चोट से उबर नहीं पाई थी और वह तलवार को पकड़ पाने में असमर्थ था। वह गिरने लगी। वह अभी उसका पीछा करने ही वाला था कि उसके पीछे सुनहरी रोशनी चमक उठी। ब्लड पाइथन विशेषज्ञ के सुनहरे चाबुक से एक तीखी रोशनी निकली, जिसने उसकी गति को रोक दिया। इसके अलावा जी चांगकोंग का भाला उसकी पीठ की ओर वार कर रहा था। सिद्धार्थ के पास उस खजाने की वस्तु को पकड़ने का कोई मौका नहीं था और वह केवल अपनी तलवार उठाकर उसे रोक सकता था। उनकी मदद से फुलमून विशेषज्ञ ने जल्दी से अपनी तलवार और हाथ वापस पकड़ लिया। अपने स्वर्गीय दाव रूनों को सक्रिय करते हुए उसने अपना हाथ फिर से जोड़ लिया। उसका क्रोध एक नए स्तर पर पहुंच गया था। उनकी प्राचीन जातियों के पास एक गुप्त कला थी जिससे वे अपने कुल के लोगों के हत्यारों को पहचान सकते थे। वे सभी एक विशेष आभा से संक्रमित हो जाते थे जिसे केवल प्राचीन जातियां ही महसूस कर सकती थीं। इसलिए इसे नकारने का कोई फायदा नहीं था। वह अभी युद्ध के लिए तैयार हुआ ही था कि उसने सिद्धार्थ के शरीर से आभा को महसूस किया। इसलिए उसने तुरंत हमला कर दिया, उसे एक ही झटके में मार डालना चाहता था। एक कारण यह था कि वह अपने मारे गए कबीले के लोगों का बदला लेना चाहता था, जबकि दूसरा कारण यह था कि प्राचीन जातियों के बीच भी आपस में अच्छे संबंध थे। इस तरह वह ब्लड पाइथन जाति से अनुग्रह प्राप्त कर सकता था। उसने सोचा था कि भले ही वह सिद्धार्थ को एक बार में न भी मारे, फिर भी वह कुछ ही बार में मर जाएगा। लेकिन वास्तव में केवल एक वार हुआ था और इस एक वार में उसका हाथ कट गया था। इसके अलावा वह ऐसी स्थिति में था जब वह छिपकर हमला करने वाला था। यह कटा हुआ हाथ बहुत अपमानजनक था। वह अनगिनत दर्शकों की चौंकती निगाहों को महसूस कर सकता था। वह यह भी महसूस कर सकता था कि वे सोच रहे थे कि ग्रैंड फुलमून रेस का नंबर 1 जूनियर विशेषज्ञ वास्तव में कितना बेकार था। सिद्धार्थ, मैं तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को मार डालूंगा, फुलमून रेस के विशेषज्ञ ने दहाड़ते हुए कहा। अनगिनत रोन उसके शरीर को रोशन कर रहे थे। उसका शरीर तेजी से फैलने लगा और उसकी मांसपेशियां विस्फोटक शक्ति के साथ उभरने लगीं। धमाका! सिद्धार्थ ने ब्लड पाइथन विशेषज्ञ और जी चांगकोंग को पीछे धकेला ही था कि फुलमून विशेषज्ञ की तलवार उसकी ओर सीटी बजाती हुई आई। सिद्धार्थ चौंक गया। यह फुलमून विशेषज्ञ बहुत शक्तिशाली था, लेकिन फिर उसके सिर पर सींग देखकर उसे एहसास हुआ कि शायद वह प्राचीन गैंडे जादुई जानवर से संबंधित था। अपनी पूरी ताकत से रोकने के बाद भी वह उड़ गया। सिद्धार्थ ने नाक भौं सिकोड़ी। अगर यह बात न होती कि फ्लाइंग रेनबो उसका हथियार नहीं था, तो वह ताकत के मामले में कैसे हार सकता था।
डबल ड्रैगन विनाश। सिद्धार्थ वापस उड़ने की तैयारी में था, जबकि बाकी तीन उसकी ओर दौड़ रहे थे, उसे एक ही झटके में मार डालना चाहते थे। लेकिन उसने अचानक अपने हाथ ऊपर उठाए और दो विशाल ड्रैगन दहाड़ते हुए बाहर निकल आए। एक शक्तिशाली आभा उन पर ऐसे टूट पड़ी जैसे लहरें किनारे से टकरा रही हों। वे तीनों डर गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सिद्धार्थ के पास इतना शक्तिशाली हमला होगा। उन्हें इन दो ड्रैगन से बहुत बड़ा खतरा महसूस हुआ। पूर्णिमा / रिमोट हेवन ब्लड क्राई स्पीयर। रक्त अजगर पृथ्वी पर फैल गया। उन तीनों ने खुद को रोकने की हिम्मत नहीं की। उन्होंने अपनी सबसे मजबूत चालें जारी की और अंतरिक्ष में गड़गड़ाहट शुरू हो गई। धमाका। चारों हमले आपस में टकराए, जिससे हवा में एक बहुत बड़ी गेंद बन गई। उस गेंद के अंदर भयंकर शक्तियां आपस में टकरा रही थीं, जो अचानक फट गई। ऐसा लग रहा था जैसे शून्य फट गया हो और एक कठोर प्रकाश हवा में भर गया हो। जब सभी की दृष्टि वापस आई तो वे यह देखकर भयभीत हो गए कि सिद्धार्थ और अन्य लोग पहले से ही फिर से लड़ रहे थे। वे किस तरह के राक्षस हैं? इतने भयानक विस्फोट के बाद भी वे अभी भी घायल नहीं हुए। एक विशेषज्ञ ने कहा, शायद वे घायल नहीं हुए, लेकिन उनकी आभा स्पष्ट रूप से कमजोर है। शायद बहुत जल्द ही उनकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। सभी ने जल्दी से उनकी आभा को महसूस किया और पाया कि वे वास्तव में काफी कमजोर हो गए थे। सिद्धार्थ अपने हमले से पीछे नहीं हट रहा था। उसने सीधे लेई लॉन्ग और हुओ लॉन्ग के असली शरीर को बुलाया था। इस एक हमले से उसने न केवल उनकी सारी शक्ति को मुक्त कर दिया था, बल्कि इसने उसके आध्यात्मिक युवान का एक बड़ा हिस्सा भी छीन लिया था। वे दोनों आराम करने के लिए उसकी बाहों में लौट आए। ठीक इसी समय सिद्धार्थ ने अपनी तलवार उठाई, स्प्लिट द हेवंस के दूसरे रूप को छोड़ने के लिए। मेरे भाई लॉन्ग को धमकाने की हिम्मत की तो मैं तुम्हें मौत के घाट उतार दूंगा। अचानक एक भयंकर दहाड़ सुनाई दी। यह किसी स्वर्गीय देवता की दहाड़ की तरह थी। एक बड़ी आकृति तेजी से आगे बढ़ी। वाइल्ड। सिद्धार्थ ने कभी उम्मीद नहीं की थी कि वाइल्ड प्रकट होगा। वह 3 मीटर लंबा था, एक छोटे से विशालकाय की तरह दिख रहा था। जब वह तेजी से आगे बढ़ा तो जमीन लगातार हिल रही थी। उसकी गति वास्तव में उनके उड़ने से ज्यादा थी। वह जमीन पर पटककर तोप के गोले की तरह उछला। जमीन चकनाचूर हो गई, लेकिन वह तुरंत ही जी चांगकोंग और बाकी लोगों के सामने आ गया। यह बेवकूफ कहां से आ गया? भागो! फुलमून विशेषज्ञ ने देखा कि वाइड ने अपने स्वर्गीय दाओरून को नहीं बुलाया, न ही उसने कोई युद्ध कौशल जारी किया। उसने गुस्से में वाइड पर अपनी तलवार से वार किया। धमाका। वाइड ने अपना बोन क्लब उठाया। नतीजतन वह उड़ गया और फुलमून विशेषज्ञ ने उसे जमीन पर पटक दिया। जमीन पर एक छोटा गड्ढा बन गया। सिद्धार्थ चौंक गया। वह देखने ही वाला था कि वाइड घायल हुआ है या नहीं, तभी वह वापस आया और दहाड़ते हुए बोला, अब मेरी बारी है, मुझे उसे संभालने दो। ब्लड पाइथन विशेषज्ञ ने उपहास किया। उसने वाइड की ओर गोली चलाई। उसका चाबुक 300 मीटर तक बढ़ गया और उसके चारों ओर कुंडलित हो गया। सिद्धार्थ जानता था कि वाइड हवा में लड़ने में माहिर नहीं है। लड़ने के लिए इस तरह से कूदने का मतलब था कि वह किसी भी शक्ति का उपयोग नहीं कर सकता था। इसके अलावा यह बच्चा बहुत मूर्ख था। ऐसा लगता था कि उसे लगता था कि लड़ने के लिए उसे उनकी ऊंचाई तक कूदना होगा। नतीजतन जब तक वह उनकी ऊंचाई तक पहुंचा, तब तक उसके पास कोई शक्ति नहीं बची थी। यही कारण था कि उसे फुलमून विशेषज्ञ द्वारा पीछे हटने पर मजबूर किया गया। हवा में उसके पास अपनी शक्ति को मुक्त करने का कोई तरीका नहीं था, और अतिरिक्त शक्ति के साथ कूदने के बजाय वह बिल्कुल उनकी ऊंचाई पर कूद रहा था। इतने समय के बाद उसकी मांसपेशियां तो बढ़ गई थीं, लेकिन उसकी बुद्धि में जरा भी सुधार नहीं हुआ था। सिद्धार्थ अपनी मदद के लिए सुनहरे तराजू को बुलाने ही वाला था कि वाइड ने अचानक एक भयानक दहाड़ लगाई। सभी की भयभीत निगाहों के सामने वाइड के माथे पर एक पुराना निशान चमक उठा। उसका शरीर तुरंत 10 गुना बड़ा हो गया। सिद्धार्थ समेत सभी लोगों को लगा कि उनके सिर सुन्न हो गए हैं। क्या वह अभी भी इंसान था? वह इतना विशालकाय कैसे हो गया? सिर्फ वाइड ही बड़ा नहीं हुआ, उसके हाथ में मौजूद हड्डी का डंडा भी उसी अनुपात में बड़ा हो गया। अब उसे डंडा भी नहीं कहा जा सकता था। वह एक विशाल स्तंभ जैसा हो गया था। 30 मीटर लंबे वाइड एक विशालकाय व्यक्ति थे। हवा में उनकी विशाल हड्डी की छड़ी बोन पाइथन विशेषज्ञ की ओर टूट पड़ी। भागो! सीटी बजाती क्यूई लहर ने जमीन को तोड़ दिया और पहाड़ों को तहस-नहस कर दिया। यह एक भयानक शक्ति थी जिसे पहले कभी किसी ने नहीं देखा था।
ब्लड पाइथन विशेषज्ञ ने जल्दी से अपना चाबुक लहराकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन उस विशाल क्लब के सामने उसका चाबुक किसी बच्चे के खिलौने की तरह था। उसके पास प्रतिरोध करने की कोई क्षमता नहीं थी और वह खूनी धुंध में उड़ गया। जहां तक सुनहरे चाबुक की बात है, यह पता नहीं चल पाया कि उसे कितनी दूर तक उड़ाया गया था। सिद्धार्थ समेत सभी लोगों के दिल की धड़कनें रुक गई थीं। यह दृश्य बहुत भयानक था। बर्बर जाति का वंशज, कितना शुद्ध वंश! यह कैसे संभव हो सकता है? पूर्वी बंजर भूमि की घंटी ने खुद से ही बुदबुदाया। भागो! जी चांगकोंग सबसे पहले हरकत में आया। वह वाइल्ड से डर गया था और जल्दी से भाग गया। इस तरह की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसका कोई इंसान विरोध कर सके। ब्लड पाइथन विशेषज्ञ एक जन्मजात रैंक 3 सेलेस्टियल था जिसके पास एक खजाना आइटम था, लेकिन वह एक ही वार में मारा गया बिना प्रतिरोध करने की थोड़ी सी भी क्षमता के। इससे वह पूरी तरह से भयभीत हो गया। वह परम शक्ति थी, ऐसी शक्ति जिसका विरोध करना असंभव था। अगर वह फिर भी नहीं भागता तो उसे आत्महत्या करनी पड़ती। छोड़ना चाहते हो? पहले अपनी जान छोड़ो, सिद्धार्थ ने नाक भौं सिकोड़ी। जैसे ही वाइड ने हमला किया, उसे लगा कि बाकी दो भाग सकते हैं, इसलिए उसने पहले से ही हाथ की मुहरें बनाना शुरू कर दिया था। उग्र ज्वाला जेल। अचानक उन दोनों के चारों ओर अनगिनत ज्वालाएं प्रकट हुईं। हालांकि सिद्धार्थ की अभिव्यक्ति बदल गई। वह भूल गया था कि उसकी पृथ्वी ज्वाला ने पहले ही अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी और परिणामस्वरूप उग्र ज्वाला कारागार का निर्माण स्पष्ट रूप से धीमी गति से हुआ था। जब उसने उन दोनों को घेरना शुरू किया तो दरारें दिखाई देने लगीं। जी चांगकोंग बिना किसी हिचकिचाहट के उन दरारों में से एक की ओर भागा। जहां तक फुलमून विशेषज्ञ की बात है, वह भी अपनी पूरी शक्ति के साथ भाग गया। वह बता सकता था कि यह एक भयानक जादुई कला है और एक बार वह फंस गया तो वह बर्बाद हो जाएगा। माफ करें, मुझे कुछ देर के लिए आपका शरीर उधार लेना पड़ेगा। जी चांगकोंग ने अचानक फुलमून विशेषज्ञ को लात मारी। फुलमून विशेषज्ञ चौंक गया और सहज रूप से रुक गया। उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया। उसे आखिरकार जी चांगकोंग के खतरनाक इरादे का एहसास हो गया। जी चांगकोंग, तुम मौत को दावत दे रहे हो। लेकिन उसकी उग्र दहाड़ बेकार थी। जी चांगकोंग ने पहले ही अपनी गति बढ़ाने और ज्वाला जेल के भीतर दरार को भेदने के लिए कदम बढ़ाने वाले बल का इस्तेमाल किया था। पलक झपकते ही वह सबके सामने से गायब हो गया। जब जी चांगकोंग उड़ गया तो उसे लगा कि वह कुछ भूल रहा है। हालांकि उसे याद नहीं आ रहा था। कुछ दिनों बाद ही उसे अचानक याद आया कि उसने उस विशालकाय को पहले भी देखा था। उसे नहीं पता था कि वाइड के एक बार हमला करने के बाद वह शक्तिहीन होकर आसमान से नीचे गिर गया था। उसका शरीर अपने मूल आकार में वापस आ गया था। सिर्फ एक हमले के बाद उसने अपनी सारी ऊर्जा खर्च कर दी थी। उसके लिए दोबारा हमला करने का कोई रास्ता नहीं था। फुलमून विशेषज्ञ अब उग्र ज्वाला जेल में फंस गया था। जी चांगकोंग के हमले ने उसे भागने में बहुत धीमा कर दिया था और अब कोई रास्ता नहीं था। जी चांगकोंग को भागते देख सिद्धार्थ थोड़ा असहाय महसूस कर रहा था। अगर पृथ्वी की ज्वाला ने अपनी आधी शक्ति ही बरकरार रखी होती तो उग्र ज्वाला कारागार बहुत जल्दी बन जाता और जी चांगकोंग बचकर भाग नहीं पाता। लेकिन कम से कम उसने एक मछली तो पकड़ी थी, इसलिए यह बुरा नहीं था। बस इतना था कि उसकी ज्वाला ऊर्जा अब बहुत कमजोर थी। नतीजतन उसे दुनिया से ज्यादा ऊर्जा खींचने की जरूरत थी। अगर वह ऐसा बहुत तेजी से करता तो इससे ऊर्जा में असंतुलन पैदा होता, जिससे न सिर्फ जेल बनने में विफलता होती बल्कि एक प्रतिक्रिया भी पैदा होती। फुलमून विशेषज्ञ ने पागलपन से ज्वाला जेल पर हमला किया, लेकिन यह एक बहुस्तरीय जाल की तरह था। चाहे उसने कैसे भी हमला किया हो, वह दुनिया की ज्वाला ऊर्जा से बनी रूनिक जंजीरों को तोड़ने में सक्षम नहीं था। सिद्धार्थ ने नए हाथ की मुहरें बनाई और एक मंत्र हवा में भर गया। यह देवताओं के मंत्रोच्चार जैसा था, पवित्र और दिव्य। उसने निर्वाण शास्त्र को सक्रिय कर दिया था। उसके बाद दुनिया की ज्वाला ऊर्जा उसकी ओर बढ़ी और उसके शरीर के पीछे रूनों का एक समुद्र प्रकट हुआ। उन रूनों में अनंत ज्वाला ऊर्जा समाहित थी। रूनों का वह समुद्र कुछ ऐसा था जिसका इस्तेमाल उसने पिल टॉवर में स्वर्गीय दाओस की पुकार का विरोध करने के लिए किया था। अब उसे एहसास हुआ कि वह इसकी शक्ति के बारे में कितनी गलतफहमी में था। यह निर्वाण शास्त्र अत्यंत रहस्यमय था और इसकी शक्ति असीम लगती थी। भले ही उसके पास कोई ज्वाला ऊर्जा न बची हो, भले ही उसके पास कोई शक्ति न हो, जब तक वह इसका जाप करना शुरू करता तब तक अनंत ज्वाला ऊर्जा उसकी ओर बढ़ती रहती। केवल जब उसने निर्वाण शास्त्र को सक्रिय किया तभी सिद्धार्थ को लगा कि स्वर्ग ने उसकी परवाह की है। दुनिया की ज्वाला ऊर्जा उसे बहुत अंतरंग लगी।
जैसे जैसे निर्वाण शास्त्र प्रसारित होता गया, उग्र ज्वाला जेल में असीम ऊर्जा प्रवेश करने लगी। यह मजबूत होने लगी और यहाँ तक कि सिद्धार्थ की पृथ्वी ज्वाला भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। उग्र ज्वाला कारागार सिकुड़ने लगा, जिससे फुलमून विशेषज्ञ की ओर भयानक गर्मी बढ़ने लगी। वह भयभीत था। उसने पाया कि चाहे वह कितना भी प्रतिरोध करे, वह ज्वाला ऊर्जा के अतिक्रमण को रोकने में असमर्थ था। यहाँ तक कि उसका आध्यात्मिक युवान भी प्रज्वलित हो रहा था। बहुत समय नहीं बीता था कि वह जलकर मर गया। सिद्धार्थ, मुझे रिहा करो, जल्दी से मुझे रिहा करो, नहीं तो तुम्हारा संप्रदाय, तुम्हारा परिवार भाड़ में जाओ, सिद्धार्थ ने गुस्से से कहा। यह ऐसी बात थी जिसे सुनना उसे सबसे ज्यादा नापसंद था। लोग उसके संप्रदाय और परिवार को नष्ट करने की धमकी दे रहे थे। शुरू में वह उसे धीरे धीरे भूनने की योजना बना रहा था, लेकिन अब वह इंतजार नहीं कर सकता था। ज्वाला जेल मौत का झटका। आग की लपटों से भरी जेल तेजी से सिकुड़ती चली गई और सिर्फ 1 फुट चौड़ी रह गई। फुलमून विशेषज्ञ को आवाज करने का मौका भी नहीं मिला और राख में तब्दील हो गई। सभी दर्शक भयभीत थे। उन्होंने प्राचीन जातियों के 2 सबसे शक्तिशाली विशेषज्ञों को मरते हुए देखा था। वे अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पा रहे थे। यह जानना जरूरी था कि प्राचीन जातियों के पास अनगिनत विरासतें और अनगिनत विशेषज्ञ थे। इसके अलावा वे बहुत सुरक्षात्मक थे। अब जब सिद्धार्थ ने उन दोनों को मार डाला था, तो उसने एक बहुत बड़ी आपदा को भड़का दिया था। आग की लपटें गायब हो गईं और आसमान से एक तलवार गिरी। अचानक एक व्यक्ति दौड़ा, उसे पकड़ लिया और भाग गया। यह व्यक्ति स्पष्ट रूप से बहुत चालाक था। उसने हर चीज का सही समय पर अनुमान लगाया था। सिद्धार्थ थका हुआ था, इसलिए उसके इसे प्राप्त करने की संभावना बहुत अधिक थी। हालांकि उसने अभी उसे पकड़ा ही था कि अनगिनत सुनहरे शल्क उसके ऊपर से उड़कर आए। वह तुरंत ही चूर्णविहीन हो गया। सिद्धार्थ ने ठंडी मुस्कान दी। वह फायदा उठाना चाहता था। इतनी अच्छी चीज का होना कैसे संभव हो सकता है? उसने कभी मुफ्त में काम नहीं किया। जिस खजाने के लिए उसने इतनी मेहनत की थी, वह किसी और के हाथ नहीं आ सकता। सिद्धार्थ स्वाभाविक रूप से किसी ऐसे व्यक्ति पर दया नहीं करेगा जो उसका सामान छीनने की कोशिश कर रहा हो। शुरू में कई अन्य लोग भी लाभ उठाने के लिए घात लगाए बैठे थे, लेकिन अब सिद्धार्थ को अचानक इतनी सारी आत्मा वाली वस्तुएं निकालते देख उन सभी को ठंड लग गई। तलवार को पकड़ते हुए सिद्धार्थ मुस्कुराया। यह काम वाकई बेकार नहीं गया था। अब जब उसे यह तलवार मिल गई है तो सब कुछ इसके लायक था। तलवार 6 फीट लंबी थी और इसे दोनों हाथों से इस्तेमाल करना था। यह 4 इंच चौड़ी और 1.5 इंच मोटी थी। इसका वजन बहुत ज्यादा नहीं था। सिद्धार्थ ने अनुमान लगाया कि इसका वजन कम से कम 3 मिलियन पाउंड से ज्यादा था। हालांकि यह अभी भी उसके लिए बहुत हल्का था, लेकिन यह फ्लाइंग रेनबो का उपयोग करने से कहीं ज्यादा आरामदायक था। फ्लाइंग रेनबो वाकई बहुत हल्का था। वह अपनी किसी भी शक्ति का उपयोग करने में सक्षम नहीं था। तलवार घुमाते हुए अंतरिक्ष कांप उठा। सिद्धार्थ खुश था। इस भारी हथियार के साथ उसकी युद्ध शक्ति काफी बढ़ गई थी। उसने अभी उसे रखा ही था कि उसने देखा कि कुछ लोग एक खास दिशा में उड़ रहे हैं। पहले तो वह चौंका, लेकिन फिर उसे एहसास हुआ कि ब्लड पाइथन विशेषज्ञ का चाबुक उसी दिशा में उड़ गया था। हालांकि वाइल्ड का हमला उस शक्ति के स्तर तक पहुंच गया था जो किसी इंसान की समझ से परे था। कोई नहीं जानता था कि वह चाबुक कितनी दूर तक उड़ा था। यहां लड़ाई खत्म हो चुकी थी। अब देखने के लिए कुछ भी नहीं था, नहीं कोई फायदा उठाने का कोई तरीका था। तो इन लोगों को अचानक उस अनमोल खजाने के बारे में ख्याल आया। वे पागलों की तरह वहां पहुंचने लगे। अगर उनकी किस्मत अच्छी रही तो वे मुफ्त में खजाना पा सकते थे। हालांकि सिद्धार्थ अभी कमजोर स्थिति में था, लेकिन उस भीषण युद्ध ने उन सभी को डरा दिया था। यहां तक कि तीसरे दर्जे के सेलेस्टियल भी सिद्धार्थ पर हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। वे सभी वहां से चले गए। कुछ लोग अनिच्छुक थे और छिपकर देखते रहे, लेकिन सिद्धार्थ ने उन्हें अनदेखा कर दिया। वह वाइल्ड के पास गया और यह देखकर चौंक गया कि वह पीला सफेद था। वाइल्ड, क्या हो रहा है? क्या तुम घायल हो? सिद्धार्थ ने उसका समर्थन करते हुए उसके शरीर की जांच की। यह स्वाभाविक ही था कि इतनी अपार शक्ति का उपयोग करने के बाद उसे एक शक्तिशाली प्रतिक्रिया मिलेगी। भाई लांग, मैं अब और नहीं रुक सकता, वाइल्ड ने कमजोरी से कहा। बकवास मत करो, तुम ठीक हो जाओगे, सिद्धार्थ ने उसे बीच में रोका। भाई लॉन्ग, मैं सचमुच नहीं रुक सकता। मैं भूख से मर जाऊंगा। मुझे खाना चाहिए, वाइल्ड ने तुरंत कहा। क्या बकवास है? सिद्धार्थ अवाक रह गया।
शुरू में उसने सोचा था कि वाइड बुरी तरह घायल हो गया है, लेकिन उसने बहुत ज्यादा ऊर्जा खर्च कर दी थी और उसे भोजन की जरूरत थी। वाइड की ऊर्जा का स्रोत मांस था। इस समय वाइड को इतनी भूख लगी हुई थी कि उसे अपना हाथ निगलने की इच्छा हो रही थी। सिद्धार्थ ने जल्दी से आदिम अराजकता वाले स्थान में झांका। उसने एक जादुई जानवर की लाश देखी जो काली मिट्टी द्वारा आधी ही खाई गई थी। उसका आधा हिस्सा अभी भी जमीन से ऊपर था। उसने जल्दी से उसके 2 पैर फाड़ दिए। वह 7वीं श्रेणी का जादुई जानवर था, 6 सींग वाला सोने का बैल। एक पैर एक छोटे पहाड़ जैसा था। उन 2 पैरों को देखकर वाइड ने तुरंत उन पर हमला कर दिया। उसने उन्हें फाड़ दिया और सीधे बड़े बड़े कौर खा लिए। यह देखकर सिद्धार्थ को ठंड लग गई। वह पीछे मुड़ गया और कुछ भी नहीं देख सका। लेकिन उसने देखा कि जब वाइड ने बैल के पैरों को खून से लथपथ खाना शुरू किया तो छिपे हुए कुछ दर्शक चुपचाप गायब हो गए। 7वें दर्जे के जादुई जानवर का मांस ऐसा था कि जादुई वस्तुओं के लिए भी उसे भेदना मुश्किल था, लेकिन वाइड उसे आसानी से खा रहा था। सबसे भयानक बात यह थी कि कोई नहीं जानता था कि उसके खाने के बाद यह मांस कहाँ जा रहा था। क्या वाइड का पेट एक स्थानिक थैली था? उन 2 पैरों को खाने के बाद वाइड की हालत थोड़ी बेहतर हो गई। आखिरकार उसमें बोलने की ताकत आ गई। सिद्धार्थ ने उससे पूछा कि वह यहाँ कैसे आया। वाइड ने कहा कि गोरान ही उसे खोजकर इस जगह पर लाया था। यहाँ पहुंचने के बाद वह बहुत उत्साहित हो गया था। उसने तुरंत ही इस जंगल को अपना घर मान लिया था और लगातार खाता रहता था। लीक्वी और सोंग मिंगवान के बारे में क्या? सिद्धार्थ ने अचानक पूछा। वे वाइल्ड की सिद्धार्थ की ओर देखने की हिम्मत नहीं हुई। सिद्धार्थ को तुरंत कुछ याद आया और वह चिल्लाया, मुझसे झूठ मत बोलो, मुझे सच बताओ। वाइल्ड ने कहा, उन्होंने मेरे साथ रहने से इनकार कर दिया और खुद ही चले गए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैं इसे गुप्त रखूं। वह सिद्धार्थ से झूठ नहीं बोल पाया। वे दोनों कमीने सच में थप्पड़ खाने के लिए कह रहे हैं। सिद्धार्थ क्रोधित होने से खुद को नहीं रोक सका। क्या वे बिना किसी कारण के परेशानी खड़ी नहीं कर रहे थे? यह अमर मार्ग था। प्रथम श्रेणी के दिव्य लोग यहाँ तोप का चारा मात्र थे। वाइल्ड की सुरक्षा के बिना अगर वे किसी मुसीबत में फंस जाते तो उनके बचने की संभावना बहुत कम थी। लेकिन अगर वे वाइल्ड के साथ होते तो वह उन्हें स्वर्गीय दांव फल दे सकता था और उन्हें तुरंत तीसरे सेलेस्टियल रैंक पर पहुंचा सकता था। सिद्धार्थ की अभिव्यक्ति बदसूरत थी। उसने आदिम अराजकता अंतरिक्ष में 2 नए स्वर्गीय दांव फलों को देखा जो रक्त अजगर विशेषज्ञ और पूर्णिमा विशेषज्ञ से आए थे। मूल रूप से वह खुशी से भरा हुआ था, लेकिन अब वह खुशी तब बर्बाद हो गई जब उसे पता चला कि ली क्यू और सोंग मिंगयुआन अपने आप चले गए थे। अमर पथ में जीवित रहने की उनकी संभावनाएं बहुत कम थीं। भाई लॉन्ग, ली क्यू ने कहा कि वे हमेशा आप पर भरोसा नहीं कर सकते। वे खुद के लिए जिम्मेदार होने में सक्षम होना चाहते हैं। वे हमेशा आपको रोक कर नहीं रख सकते। सिद्धार्थ की भयावह अभिव्यक्ति को देखकर वाइल्ड ने बहुत देर बाद ही अपना मुंह खोलने की हिम्मत की। यह सुनकर सिद्धार्थ का दिल नरम पड़ गया और वह आहें भरने से खुद को रोक नहीं सका। इस दुनिया में रहते हुए कभी कभी उसे बहुत असहाय महसूस होता था। साधना पथ पर कोई भी व्यक्ति दूसरों की मदद से हमेशा आगे नहीं बढ़ सकता। उन्हें खुद पर निर्भर रहना पड़ता है। सिद्धार्थ उनके लिए इसे और अधिक सुविधाजनक बना सकता था, लेकिन आगे बढ़ने के लिए उन्हें खुद पर भरोसा करने की जरूरत थी। विकास की कीमत अक्सर मौत का सामना करना था। उनका चुनाव गलत नहीं था। सिद्धार्थ को अचानक लगा कि गलती उसकी है। बहुत ज्यादा परवाह करने से लोगों की प्रगति धीमी हो सकती है, जिससे उनके व्यक्तिगत विकास की गुंजाइश कम हो सकती है। लेकिन हालांकि वह उस सिद्धांत को समझता था, लेकिन वह उसका पालन नहीं कर सका। वह अपने भाइयों को पूरी तरह से अलग खड़े होकर ऐसे खतरों का सामना करते हुए नहीं देख सकता था। लेकिन ली क्यू और सोंग मिंगयुआन के दृष्टिकोण से सिद्धार्थ ने उन्हें अपने भाइयों की तरह माना और उन्होंने भी उसे अपने भाई की तरह माना। जब सिद्धार्थ ने अनगिनत शक्तिशाली विशेषज्ञों का सामना किया, जब उसने ब्लेड के पहाड़ों या आग के समुद्र को पार किया, तो उन्हें वही महसूस हुआ होगा जो वह महसूस कर रहा था। और उन्हें उससे भी ज्यादा बुरा लग रहा होगा, क्योंकि उनके पास उसे बचाने की ताकत नहीं थी। वे खुद को बेकार महसूस करते होंगे, अपनी हीनता पर शर्मिंदा होते होंगे। शायद यह उस पीड़ा के कारण ही था कि वे इतने निर्लज्ज हो गए थे कि उसके आदेशों की अनदेखी करने लगे और अपने जीवन को दांव पर लगाकर और अधिक शक्तिशाली बनने के अवसर तलाशने लगे। सिद्धार्थ ने आह भरी। वह खुद को बहुत शक्तिहीन महसूस कर रहा था, साथ ही गुस्सा भी। जैसे जैसे वह धीरे धीरे मजबूत होता गया,
उसकी किस्मत भी खराब होती गई। जब उसे खजाने की चाहत होती थी तो उसे दूसरों की तुलना में 10 या 100 गुना ज्यादा प्रयास करने पड़ते थे। वरिष्ठ, क्या कर्म भाग्य वास्तव में मौजूद है? सिद्धार्थ ने अचानक पूर्वी बंजर भूमि की घंटी से यह सवाल पूछा। वह इसका जवाब जानना चाहता था। बेशक, प्रतिभाशाली लोग स्वर्ग और पृथ्वी के उत्पाद होते हैं जो अपने कर्मों के भाग्य को कुछ लोगों में संघनित करते हैं। उन्हें स्वर्ग का आशीर्वाद प्राप्त होता है और जन्म से ही यह नीति होती है कि उनका भाग्य दूसरों से बेहतर होगा। वे स्वर्ग और पृथ्वी के पसंदीदा हैं, ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने उत्तर दिया। तो फिर मैं क्या हूं? जो कचरा उन्होंने उठाया, सिद्धार्थ ने पूछा। ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल एक पल के लिए चुप हो गई। सच में आपको खुद ही इसका जवाब पता होना चाहिए कि आपकी किस्मत इतनी कमजोर क्यों है। अगर आपको जवाब पता है तो सवाल पूछने की कोई जरूरत नहीं है। इस मामले में कई चीजें हैं जो कुछ रहस्यों से जुड़ी हैं। मैं उन्हें नहीं बता सकता। अगर मैंने ऐसा किया तो यह आपके या मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। मैं आपको बस इतना बता सकता हूं कि यह नियति है कि आप किस्मत पर निर्भर नहीं रह पाएंगे। आपको जो मिलेगा उसके लिए आपको शक्ति पर निर्भर रहना होगा और आपको कुछ भी मुफ्त नहीं दिया जाएगा। सिद्धार्थ ने कड़वाहट से मुस्कुराया। जैसा कि अपेक्षित था, अनगिनत वर्षों से अस्तित्व में रहे अस्तित्व के खिलाफ उसके विचार व्यावहारिक रूप से नंगे हो गए थे। कोई भी शब्द उसे ऐसी जानकारी प्रकट करने के लिए धोखा देने में सक्षम नहीं था जो वह नहीं देना चाहता था। तो फिर मैं यह जानना चाहता हूं कि मैं उन विशेषज्ञों को कैसे मार सकता हूं जो कर्म के भाग्य से समर्थित हैं? सिद्धार्थ ने पूछा। उसे लगा कि वह पागल होने वाला है। उन लोगों को मारने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की जरूरत थी और हमेशा सभी तरह की रुकावटें आती थीं। आपको बस इतना याद रखना है कि पूर्ण शक्ति के सामने बाकी सब कुछ बेकार है। जब तक आप पर्याप्त रूप से मजबूत हैं, आप कर्म भाग्य को अनदेखा कर सकते हैं। अपने बर्बर दोस्त के बारे में सोचें। कितने लोग उसके उस हमले को रोक सकते थे? तो अत्यधिक शक्ति के सामने कर्म भाग्य भी बेकार है। कर्म भाग्य के रूप में जाना जाने वाला अस्तित्व केवल तभी किसी तरह का उपयोग प्रदर्शित करेगा जब दो लोगों की शक्ति लगभग समान होगी। एक बार जब अंतर बहुत अधिक हो जाता है तो कर्म भाग्य कुछ भी करने में सक्षम नहीं होता है, ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने कहा। पूर्ण शक्ति। सिद्धार्थ की आंखें चमक उठीं। आखिरकार उसे समस्या की जड़ समझ में आ गई। स्पष्ट रूप से कहें तो वह अभी भी पर्याप्त रूप से मजबूत नहीं था। अगर वह इतना मजबूत होता कि वह स्वर्गीय दाओस के प्रतिबंधों को पार कर सकता तो कर्म भाग्य कुछ भी नहीं होता। आपके सुझावों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सीनियर, सिद्धार्थ ने कहा। इतने विनम्र मत बनो। सच कहूं तो मैं आशा करता हूं कि तुम जल्दी ही मजबूत हो जाओ। जिन दो लोगों को तुमने मारा था उनमें असाधारण रूप से शुद्ध आध्यात्मिक शक्ति थी और यह सब मैंने अवशोषित कर लिया। यह बहुत मददगार था। चिंता मत करो, मेरे दुश्मन इस पूरी दुनिया में हैं। इतने सारे हैं कि मैं उन सभी को मार भी नहीं सकता, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। लेकिन वह हंसी भी बेबसी से भरी हुई थी। उन घमंडी मूर्खों ने दुनिया के पक्षपात पर भरोसा करके उस बदकिस्मत कमीने को धमकाने की कोशिश की। सिद्धार्थ ने भविष्यवाणी की थी कि अमर मार्ग का यह उद्घाटन बहुत शांतिपूर्ण नहीं होगा। सिद्धार्थ ने एक बार फिर वाइड से थोड़ी बातचीत की। आखिर वह कौन सी अपार शक्ति थी जो उसने उस युद्ध में छोड़ी थी? वाइल्ड ने कहा कि यह एक ऐसी तकनीक थी जो उसने कैंग मिंग के मारे जाने के बाद जागृत की थी। पहले उसे इसका एहसास नहीं था, लेकिन फिर उसे अमर पथ में एक भयानक जादुई जानवर का सामना करना पड़ा। अपने क्रोध में वह अनजाने में अपने विशाल रूप में विकसित हो गया और उस 7वें रैंक के जादुई जानवर को मार डाला। तभी उसे अपने विशालकाय रूप का एहसास हुआ। सच तो यह है कि उसने इसे पहले ही सक्रिय कर दिया था जब कैंग मिंग की मृत्यु हो गई थी, लेकिन तब वह बहुत उलझन में था। एक बार जब वह जाग गया तो वह इसके बारे में भूल गया था। दूसरी बार उसने इसे स्पष्ट दिमाग के साथ सक्रिय किया था, लेकिन 7वें रैंक के जादुई जानवर को मारने के बाद वह अविश्वसनीय रूप से भूखा हो गया था। उसने सीधे उस 7वें रैंक के जादुई जानवर को खा लिया था, लेकिन फिर भी उसे संतुष्टि नहीं मिली थी। भूख से व्याकुल होकर उसने भोजन के लिए हर जगह शिकार करना शुरू कर दिया था। रास्ते में उसे भ्रष्ट मार्ग से हमले का सामना करना पड़ा। वे सभी उसके द्वारा मारे गए, लेकिन वाइल्ड को सिद्धार्थ के शब्द याद थे। जब तक वह इस हद तक भूखा न हो कि वह मरने वाला हो, वह इंसानों को नहीं खा सकता था। बाद में उसे अपनी भूख मिटाने के लिए कई जादुई जानवर मिल गए थे। फिर गो रान की मदद से उसे ली क्यू और सोंग मिंगयुआन मिल गए थे। वे कुछ समय तक साथ साथ यात्रा करते रहे थे।
एक बार जब गोरान ने उन्हें साथ ले लिया तो वह अकेले ही यात्रा पर निकल गया। लेकिन तब ली क्यू और सोंग मिंगयुआन भी चले गए थे। उसके बाद वाइल्ड यहीं बस गया था। चूंकि साधारण 7वीं श्रेणी के जादुई जानवर उसके क्लब के एक ही वार से मारे जा सकते थे, इसलिए यहाँ रहने का मतलब था कि उसके लिए भरपूर स्वादिष्ट भोजन उपलब्ध होगा। क्या तुम्हें नहीं पता कि स्थानिक वलय का उपयोग कैसे किया जाता है? तुमने कोई भोजन क्यों नहीं रखा? सिद्धार्थ ने पूछा। लेकिन फिर वाइल्ड के परेशान भाव को देखकर उसने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। यह आदमी निश्चित रूप से भूल गया था कि स्थानिक वलय चीजों को संग्रहित कर सकते हैं। सिद्धार्थ ने मन ही मन सोचा कि यह सच है कि वाइल्ड आज तक जीवित रह सका, यह एक चमत्कार ही था। उन्होंने वाइल्ड को एक स्थानिक अंगूठी दी जिसके अंदर बहुत बड़ी जगह थी। यह दर्जनों मील चौड़ी थी और इसमें कई जादुई जानवर रखे जा सकते थे। खेद की बात यह थी कि वाइल्ड ने ब्लड पाइथन विशेषज्ञ को इतनी ताकत से कुचला था कि उस चाबुक के अलावा उस पर मौजूद बाकी सब कुछ नष्ट हो गया था। इसके अलावा जब सिद्धार्थ ने फ्लेम प्रिजन डेथब्लो का इस्तेमाल किया था तो दुनिया की ऊर्जा बहुत ज्यादा बेकाबू हो गई थी, जिससे फुलमून विशेषज्ञ का अस्तित्व समाप्त हो गया था। उसकी स्थानिक अंगूठी भी नष्ट हो गई थी। चलो शिकार पर चलते हैं, सिद्धार्थ वाइल्ड को साथ ले गया। उसने लिटिल स्नो को बुलाया और जंगल में अंदर चला गया। रास्ते में उसने लिटिल स्नो को एक स्वर्गीय दाव फल दिया। लिटिल स्नो, तुम्हें यह फल खाना चाहिए। लिटिल स्नो ने अपना सिर हिलाकर उसे खाने से इनकार कर दिया। हाँ, तुम बहुत ज्यादा सोच रहे हो। यह उस आदमी का स्वर्गीय दाव फल है जिसने तुम्हें परेशान किया था। उन्होंने तुम्हें घायल कर दिया, इसलिए तुम इसे खाकर अपना गुस्सा निकाल सकते हो, सिद्धार्थ ने समझाया। लिटिल स्नो कह रही थी कि इसे खाना सिर्फ बर्बादी है। सच तो यह है कि उसके पास सिर्फ 2 रैंक 3 स्वर्गीय दाव फल थे जो जन्मजात सेलेस्टियल से आए थे। लेकिन वह देखना चाहता था कि क्या वे लिटिल स्नो पर कोई खास असर डाल सकते हैं। हालांकि यह कीमती था, हालांकि उसकी उम्मीद बहुत कम थी, फिर भी वह इसका परीक्षण करना चाहता था। लिटिल स्नो के चेहरे पर एक जटिल अभिव्यक्ति दिखाई दी, लेकिन अंत में वह सिद्धार्थ का मन बदलने में सक्षम नहीं था। उसने स्वर्गीय दाव फल का सेवन किया। अफसोस की बात है कि इसका अभी भी कोई असर नहीं हुआ। सिद्धार्थ ने हंसते हुए लिटिल स्नो को सांत्वना देते हुए कहा कि उसने अपना गुस्सा निकाला था, उसे चिढ़ाते हुए। लेकिन सच तो यह है कि उसका दिल भारी था। इसके बावजूद वह लिटिल स्नो को चिढ़ाता रहा, उसे खुश करने की कोशिश करता रहा। अभी लिटिल स्नो अभी ठीक हुआ था और लड़ नहीं सकता था, लेकिन वह कुछ जादुई जानवरों को ट्रैक करने में उनकी मदद कर सकता था। 10 दिन बाद लिटिल स्नो की सहायता से सिद्धार्थ और वाइल्ड ने दर्जनों 7वें दर्जे के जादुई जानवरों को मार गिराया। बेशक उनमें से केवल 5 ही वाइल्ड के स्थानिक घेरे में बचे थे, बाकी सभी को उसने खा लिया था। इसके अलावा कोई रास्ता नहीं था। वाइल्ड ने सिद्धार्थ को बताया कि उसने जो विशालकाय रूप बुलाया था उसे बारबेरियन ब्लड ब्रॉन्ज बॉडी कहा जाता था। इससे उसकी ब्लड क्यूरी खत्म हो जाती थी, इसलिए इसका इस्तेमाल करने के बाद उसे अवर्णनीय भूख लगती थी, मानो वह मरने वाला हो। उसने उस ब्लड क्यूरी की भरपाई तभी की जब उसने दर्जनों जादुई जानवरों को खा लिया। नुकसान की भरपाई करने के बाद उन्होंने शिकार जारी रखा। बरामद वाइल्ड अतुलनीय रूप से भयानक था। साधारण 7वें रैंक के जादुई जानवर बिना प्रतिरोध किए मारे गए। एक बार उन दोनों का सामना सिल्वर आर्मर्ड लायन ईगल से हुआ था। यह एक बहुत शक्तिशाली जादुई जानवर था जिसके चांदी के तराजू और पंख थे, जिससे उसे बहुत अच्छी सुरक्षा और गति मिली। रिंग में करीब 50 जादुई जानवर हो गए तो सिद्धार्थ ने उसके साथ शिकार करना बंद कर दिया। उसने वाइल्ड को अपनी ऊर्जा खपत को बनाए रखने के लिए लिटिल स्नो के साथ शिकार जारी रखने को कहा। जहां तक उसका सवाल है, उसने एक शांत पहाड़ी गुफा ढूंढी और अपनी गोली भट्ठी, साथ ही नवप्राप्त 7 पुंकेसर सीहर्ट फल को बाहर निकाला। यह समुद्र विलय की गोली को परिष्कृत करने और मेरी शक्ति बढ़ाने का समय है, सिद्धार्थ ने हंसते हुए कहा। उसकी आवाज में उत्साह का एक निशान था। सिद्धार्थ की गोली भट्टी से एक दबी हुई आवाज आई। उसके चेहरे पर एक असहाय भाव उभर आया। इतने लंबे समय से मैंने कोई कीमिया नहीं की है, मुझे लगता है कि मैं अभ्यास से बाहर हूं। उसने अपनी गोली भट्टी में गोलियों के ढेर को देखा। एक भी गोली नहीं बनी थी। 7 पुंकेसर वाला सीहार्ट फल 7वीं श्रेणी का औषधीय घटक था, जबकि सी मर्जिंग पिल 7वीं श्रेणी की गोली थी। और 7वीं श्रेणी की गोलियों में से भी इसे परिष्कृत करना सबसे कठिन होगा। अधिकांश कीमियागरों के लिए 6ठी श्रेणी की गोली को परिष्कृत करने के लिए उनके साधना आधार को समुद्री विस्तार या उससे ऊपर तक पहुंचना होगा। पिछली बार पिल टॉवर की प्रतियोगिता में उन्होंने ओवरफ्लोइंसी एक्सपेंशन पिल को परिष्कृत किया था।
हालांकि यह छठी श्रेणी की गोली थी, लेकिन यह सी एक्सपेंशन विशेषज्ञों द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली चीज थी। क्योंकि इसे परिष्कृत करने की आवश्यकताएं और कठिनाई बहुत कम थी, इसलिए इसे 7वें स्तर की गोली नहीं माना जा सकता था। एक औषधीय गोली का स्तर सामान्यतः साधक के साधना आधार के अनुरूप होता है। पहला स्तर क्यूई संघनन, दूसरा स्तर रक्त संघनन, तीसरा स्तर कंडरा रूपांतरण, चौथा स्तर अस्थि निर्माण, पांचवां स्तर मध्याह्न रेखा खोलना, छठा स्तर जियांतियान, सातवां स्तर समुद्र विस्तार। लेकिन औषधीय गोलियों में कुछ विशेष अस्तित्व भी थे। इसका एक प्रमुख उदाहरण है ओवरफ्लोइंग सी एक्सपेंडिंग पिल। ओवरफ्लोइंग सी एक्सपेंडिंग पिल सी एक्सपेंशन विशेषज्ञों के लिए आम औषधीय गोलियों में से एक थी। इसकी कीमत अपेक्षाकृत कम थी। ओवरफ्लोइंग सी एक्सपेंडिंग पिल के अलावा बेहतर औषधीय प्रभाव वाली कई अन्य लोकप्रिय औषधीय गोलियां भी थीं, लेकिन उनकी कीमत भी कई गुना अधिक थी। समुद्र विस्तार क्षेत्र भी बोन फोर्जिंग की तरह ही धन जलाने वाला क्षेत्र था। औषधीय गोलियों के भीतर की ऊर्जा उधार लेकर क्यूई समुद्र को और भी आगे तक विस्तारित करना संभव था। औषधीय गोली जितनी अच्छी होगी, औषधीय ऊर्जा भी उतनी ही अधिक होगी। जहां तक समुद्र विलय की गोली की बात है, जिसे सिद्धार्थ परिष्कृत करने का प्रयास कर रहा था, यह एक अमूल्य खजाना था जिसे समुद्र विस्तार विशेषज्ञ अपने सपनों में भी पाने की लालसा रखते थे। लेकिन बाहरी दुनिया में उसने सी मर्जिंग पिल के बारे में नहीं सुना था। ऐसा लग रहा था कि दुनिया में अब यह औषधीय गोली नहीं है, या शायद 7 पुंकेसर वाला सी हार्ट फल पहले ही विलुप्त हो चुका है, इसलिए औषधीय गोली भी गायब हो गई है। गोलियों की भट्टी में विफल होने के बाद सिद्धार्थ ने थोड़ा मुस्कुराया। वह इतनी उचित चीज से हतोत्साहित नहीं होगा। अगर बाहरी दुनिया को पता चला कि उसने अपने जियांटियन साधना आधार के साथ 7वीं श्रेणी की औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की हिम्मत की है, तो यह निश्चित रूप से कई पुराने कीमियागरों को मौत के घाट उतार देगा। यहां तक कि वे कीमियागर भी, जिनके साधना आधार समुद्र विस्तार तक पहुंच गए हैं, जरूरी नहीं कि वे 7वीं स्तर की औषधीय गोली को परिष्कृत कर पाएं। और अगर वे ऐसा कर भी पाते, तो वे तुलनात्मक रूप से निचले स्तर की गोली होती, न कि समुद्र विलय गोली जैसी गोली। जो लोग उस स्तर की गोली को परिष्कृत कर पाते, वे महारथी कीमियागर होते। सिद्धार्थ ने दूसरी बार प्रयास करने से पहले 2 घंटे आराम किया। वैसे भी उसके पास औषधीय तत्वों का एक बड़ा ढेर था और उसे असफल होने का कोई दबाव महसूस नहीं हुआ। अंततः सफल होने से पहले वह 7 बार असफल हुआ, जिससे उसे राहत मिली। सच में असफलता की यह दर उसके लिए बहुत बड़ा झटका थी। वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे पिल गॉड की विरासत मिली थी। लगातार 7 बार असफल होना बहुत शर्मनाक था। बेशक अगर लोगों को पता चले कि उसने अपने जियांटियन साधना आधार के साथ समुद्र विलय की गोली को परिष्कृत किया है, तो यह निश्चित रूप से पूरी कीमिया दुनिया को हिला देगा। वे 3 सवाल पूछेंगे। उसे इतना आध्यात्मिक युवान कहां से मिला? उसे इतनी आत्मा ऊर्जा कहां से मिली? और उसे इतनी शक्तिशाली गोली की लौ कहां से मिली? सिद्धार्थ के पास न केवल ये तीनों जरूरतें थीं, बल्कि उसके पास पिल गॉड की यादें भी थीं, जिसमें कीमिया का गहरा अनुभव था। यह अजीब होता अगर वह इसे परिष्कृत नहीं कर पाता। कीमिया की दुनिया में साधारण कीमियागर केवल अपनी साधना आधार से एक स्तर नीचे की गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे। अगर वे अपनी साधना आधार के समान स्तर पर गोलियों को परिष्कृत कर सकते हैं, तो वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति होंगे। जहां तक किसी ऐसे व्यक्ति का सवाल है जो अपनी साधना आधार से उच्च स्तर की गोली को परिष्कृत कर सकता है, उसके लिए एक शब्द है: बकवास। कोई भी ऐसी बात पर विश्वास नहीं करेगा। 3 एक अंगूठी वाली गोलियां और बाकी मध्यम श्रेणी की हैं। वे लगभग बेकार हैं। सिद्धार्थ ने मध्यम श्रेणी वाली गोलियां फेंक दी और केवल 3 एक अंगूठी वाली सी मर्जिंग गोलियां छोड़ दी। उसने उनमें से एक को सीधे निगल लिया। निगलते समय उसने उसे अपने आध्यात्मिक युवान से बांध दिया ताकि वह तुरंत घुल न जाए। यह 7वीं श्रेणी की औषधीय गोली थी, जिसका उपयोग क्यूई सागर के आकार को जबरन बढ़ाने के लिए किया जाता था जब वह अपनी सीमा तक पहुंच जाता था। इसके भीतर ऊर्जा की मात्रा बहुत अधिक थी। अगर कोई जियांटियन विशेषज्ञ इसे खा लेता तो यह आत्महत्या होती। एक बार गोली घुल जाने पर भयानक औषधीय ऊर्जा सीधे उनके क्यूई समुद्र को विस्फोट कर देती। अगर वे भाग्यशाली होते तो वे अपने नष्ट हुए क्यूई समुद्र से आधेमरे होने के बजाय तुरंत मर जाते। यहां तक कि सिद्धार्थ भी इसे सीधे अपने शरीर में घुलने देने की हिम्मत नहीं कर सकता था। वह इसका उपयोग अपने क्यूई सागर का विस्तार करने के लिए नहीं कर रहा था, बल्कि अपने साधना आधार को बढ़ाने के लिए इसे आध्यात्मिक युवान में बदलने के लिए कर रहा था। सी मर्जिंग पिल पर 7 फूलों के निशान थे, वही निशान जो मूल रूप से 7 स्टेमेन सी हार्ट फल पर थे। यहीं पर फल का सार संघनित किया गया था।
सिद्धार्थ ने औषधीय ऊर्जा को थोड़ा थोड़ा करके अवशोषित करने का परीक्षण किया, लेकिन इसकी औषधीय ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी और यह उसके लिए बारूद की तरह थी। जैसे ही उसने इसे परिष्कृत करना शुरू किया, इसकी औषधीय ऊर्जा उसके मेरिडियन के माध्यम से बढ़ गई। उसकी मेरिडियंस इस तरह से फूल गई मानो कोई नदी नहर में बह रही हो। लेकिन सिद्धार्थ को यह देखकर राहत मिली कि उसकी मेरिडियंस ठीक थी। ऐसा लग रहा था कि वह बेकार में ही परेशान था, लेकिन उसके पास कोई रास्ता नहीं था। उसकी किस्मत वाकई इतनी खराब थी कि उसके पास सावधानी से आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। औषधीय ऊर्जा की पहली लहर को झेलने के बाद सिद्धार्थ आश्वस्त था। उसने औषधीय ऊर्जा को छोड़ना जारी रखा। यह ऊर्जा उसके शरीर से टकराते हुए समुद्र की तरह थी। यह ऊर्जा, जिसका उपयोग क्यूई सागर की सीमाओं को आगे बढ़ाने के लिए किया जाना चाहिए था, अब उसकी साधना के आधार को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल की गई थी। यह एक बहुत ही बेशर्मी भरा तरीका था, लेकिन इसका असर उल्लेखनीय था। सिद्धार्थ को महसूस हो रहा था कि उसकी साधना का आधार तेजी से आगे बढ़ रहा है। पलक झपकते ही आधा महीना बीत गया। वाइल्ड और लिटिल स्नो हर दिन इधर उधर घूम रहे थे और आसपास के सभी जादुई जानवर उनके द्वारा खा लिए गए थे। वाइल्ड इस समय इस बात को लेकर झिझक रहा था कि उसे आगे जाना चाहिए या नहीं। धमाका! अचानक सिद्धार्थ जिस पहाड़ पर था वह फट गया और आसमान में एक शक्तिशाली आभा फैल गई। सिद्धार्थ रून से घिरा हुआ था और हवा में तैर रहा था। उसकी आंखें दिव्य प्रकाश से चमक रही थीं। हा, समुद्र विलय की गोली वास्तव में बहुत शक्तिशाली है। सिर्फ 2 गोलियों ने उसे 12वें स्वर्ग चरण तक पहुंचने में मदद की थी। वह समुद्र विस्तार क्षेत्र से सिर्फ 1 कदम दूर था। उसकी हंसी पूरे देश में गूंज उठी, खुशी से भर गई। समुद्र विलय की गोली का असर उसकी कल्पना से भी ज्यादा हुआ। वह अब जियांटियन क्षेत्र के शिखर पर पहुंच चुका था। उसे अमर पथ में प्रवेश किए 3 महीने हो चुके थे और अमर पथ में आध्यात्मिक क्यूई विस्फोट होने में अभी भी 3 महीने बाकी थे। समुद्र विस्तार की ओर बढ़ने के लिए यह सबसे अच्छा समय था। लेकिन अचानक सिद्धार्थ को एक समस्या सूझी। सागर विस्तार क्षेत्र का मतलब क्यूई सागर का विस्तार करना था, लेकिन उसके पास तो डेंटियन भी नहीं था। उसका क्यूई सागर कहाँ था? फिर वह अचानक हंस पड़ा। वह सचमुच बिना किसी बात के डरने लगा था। 9 सितारा हेगेमॉन बॉडी आर्ट ने उसे कब निराश किया था? भाई लॉन्ग, आप सी एक्सपेंशन में आगे बढ़ गए हैं। वाइल्ड उत्साह से दौड़कर आया। यह तथ्य कि वाइल्ड को सी एक्सपेंशन के बारे में भी पता था, आश्चर्यजनक माना जा सकता है। लिटिल स्नो भी दौड़कर आया और उसने अपना सिर सिद्धार्थ से रगड़ा। सिद्धार्थ ने हल्के से अपना सिर रगड़ा और हंसा। यह कैसे संभव हो सकता है? मैं अभी जियांटियन के शिखर पर हूं। लेकिन सिद्धार्थ लेंग युआन से लड़ने के बाद से 2 स्तर आगे बढ़ चुका था। उसका आध्यात्मिक युआन बहुत मजबूत था और उसका शरीर बहुत मजबूत हो गया था। उसकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से बहुत बढ़ गई थी। उसे लड़ने के लिए कुछ सच्चे विशेषज्ञों को खोजने की इच्छा थी। वास्तव में उसने लेंग युआन को खोजने के लिए थोड़ी सी इच्छा भी पैदा की, ताकि वे देख सकें कि जियांटियन क्षेत्र में कौन अधिक मजबूत है। लेकिन फिर यह सोचकर कि लेंग युआन के पास उसका स्पिरिट ब्लड है और वह उस भयानक आकृति को कैसे बुला सकता है, वह थोड़ा कम आश्वस्त हो गया। फिर उसके व्यावहारिक रूप से परिपूर्ण चेहरे के बारे में सोचते हुए वह अवाक रह गया। उस खूबसूरत पागल महिला ने कहा कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह उसे मार डालेगी। अगर वह पर्याप्त मजबूत नहीं हुआ तो उसे मार दिया जाएगा। उसने आदिम अराजकता वाले स्थान की जांच की। जब उसने देखा कि फीनिक्स ब्लड ब्लैक गोल्ड का विशाल ब्लॉक बहुत सिकुड़ गया था, तो वह डर के मारे उछल पड़ा। उसने यह भी देखा कि ब्लडरिंकर अभी भी अयस्क में फंसा हुआ था, गतिहीन। लेकिन उस पर लगे रून अपने आप घूमने लगे थे। एक भयानक आभा उठ रही थी। हालांकि वह हिल नहीं रही थी, लेकिन उसके चारों ओर का स्थान मुड़ रहा था। दूर से भी एक बहुत बड़ा दबाव महसूस किया जा सकता था। क्या भयानक आभा है! बस यही आभा दूसरों को डराने के लिए काफी है। अच्छा, जब समय आएगा तो इस कृपाण को अपने कंधे पर रखकर पूरे देश में घूमना कितना खतरनाक होगा। ब्लडरिंकर की अद्भुत शक्ति देखकर सिद्धार्थ अतुलनीय रूप से उत्साहित था। एक बार ब्लडरिंकर जाग गया तो यह निश्चित रूप से अकल्पनीय रूप से शक्तिशाली होगा। गहरी सांस लेते हुए उसने अपनी उत्तेजना को दबा दिया। सर्वोच्च इच्छाशक्ति के साथ उसने अपनी दिव्य भावना को आदिम अराजकता के स्थान से बाहर निकाला। वह लगभग पूरी तरह से ब्लडरिंकर को घूरने में तल्लीन हो गया था। इस समय ब्लडरिंकर एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था। सिद्धार्थ ने कसम खाई कि जब तक वह अपने आप नहीं जाग जाता, वह उसे परेशान नहीं करेगा।
वाइल्ड लिटिल स्नो, क्या तुमने बाहर किसी शक्तिशाली साथी का सामना किया? मैं कुछ शक्तिशाली जादुई जानवरों पर अपनी नई शक्ति का परीक्षण करना चाहता हूँ, सिद्धार्थ ने कहा। उसके हाथ लड़ाई के लिए खुजली कर रहे थे। लिटिल स्नो ने तुरंत दहाड़ते हुए कहा कि वह एक ऐसी जगह जानता है जिसका अस्तित्व शक्तिशाली होना चाहिए। सिद्धार्थ और वाइल्ड खुश हुए और तुरंत चल पड़े। लिटिल स्नो उनके आगे आगे चल पड़ा। रास्ते में सिद्धार्थ ने वाइल्ड के शरीर की जांच की और पाया कि उसकी लगभग सभी कोशिकाएं जाग चुकी थीं। 3% से भी कम अभी भी सो रही थीं। उसे यह देखकर बहुत खुशी हुई। एक बार जब उसकी सारी कोशिकाएं पुनर्जीवित हो जाएंगी तो वाइल्ड की शक्ति और भी भयानक स्तर पर पहुंच जाएगी। वास्तव में वह लंबे समय तक बर्बर रक्त कांस्य शरीर का उपयोग करके लड़ने में भी सक्षम हो सकता है। यह सोचकर सिद्धार्थ को कुछ आशंका हुई। वाइल्ड की शक्ति वास्तव में बहुत भयानक थी। उस शक्ति को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। यह जादुई कलाओं पर आधारित नहीं थी, न ही यह साधना के आधार पर थी। यह सिर्फ क्रूर शक्ति थी। लेकिन वह क्रूर शक्ति इतनी शक्तिशाली थी कि वह डरावनी थी। हालांकि सिद्धार्थ ने एक और समस्या के बारे में भी सोचा। उसकी शक्ति बढ़ सकती है, लेकिन एक बार जब उसकी सभी कोशिकाएं पूरी तरह से सक्रिय हो जाएंगी तो इसका मतलब है कि उसकी सभी कोशिकाओं को भोजन की आवश्यकता होगी। यह सोचकर उसकी खोपड़ी सुन्न हो गई। वे अभी भी आगे बढ़ रहे थे कि अचानक एक भयंकर गर्जना ने आसमान को हिला दिया। हजारों मील के दायरे में सब कुछ कांप उठा। सिद्धार्थ ने जल्दी से अपना सिर उठाया और भयभीत हो गया। छोटी स्नो, तुम मुझे मार डालना चाहती हो? सिद्धार्थ ने दूर एक पहाड़ देखा। उसका दिल जोर से धड़कने लगा। वह एक बहुत बड़ा 3 मील लंबा अर्थ ड्रैगन था। यह तथाकथित अर्थ ड्रैगन वास्तव में सिर्फ एक बड़ी छिपकली थी। इसके सिर पर 2 सींग थे, जिससे यह भयावह और भयानक दिखाई देता था। इसके पास एक जोड़ी पंख भी थे, लेकिन यह उड़ नहीं सकता था। यह ऊपर से नीचे तक सुनहरे शल्कों से ढका हुआ था और वर्तमान में एक पहाड़ की चोटी पर लेटा हुआ था। सिद्धार्थ और अन्य लोगों को आते देख इसने जोरदार दहाड़ लगाई। यह स्पष्ट रूप से 8वीं रैंक का जादुई जानवर है, सिद्धार्थ ने गला साफ किया। लिटिल स्नो ने धीमी आवाज में गुर्राहट निकाली। सिद्धार्थ अवाक रह गया। भले ही मैं आगे बढ़ गया हूं, मैं 8वें रैंक के जादुई जानवर का मुकाबला नहीं कर सकता। क्या तुम मजाक कर रहे हो? लिटिल स्नो ने वास्तव में सोचा था कि अब जब वह आगे बढ़ चुका है तो वह 8वीं रैंक के जादुई जानवर को संभाल सकता है। सिद्धार्थ को समझ में नहीं आ रहा था कि उसे हंसना चाहिए या रोना चाहिए। लिटिल स्नो ने वास्तव में उसे बहुत ज्यादा आंका था। ऐसा नहीं था कि वह समुद्री विस्तार में आगे बढ़ चुका था। वह 8वीं रैंक के जादुई जानवर को चुनौती देने की हिम्मत कैसे कर सकता था? वह एक मानव फाउंडेशन फोर्जिंग विशेषज्ञ के बराबर था। इसके अलावा इसके विशाल क्षेत्र को देखकर यह स्पष्ट था कि यह इस जगह का शासक था। किसी अन्य जादुई जानवर ने इसे भड़काने की हिम्मत नहीं की। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज जो ड्रैगन से दूर से भी संबंधित हो, उसे आपको भड़काना नहीं चाहिए। यह अर्थ ड्रैगन एक अग्नि विशेषता वाला जादुई जानवर था और अर्थ ड्रैगन गोल्डन ब्लेस, जो जानवरों की लॉ रैंकिंग में सबसे पहले था, उससे आया था। बाहरी दुनिया में पृथ्वी ड्रैगन के पास अब बहुत शुद्ध रक्त रेखाएं नहीं थीं, और ऐसी अशुद्ध रक्त रेखाओं के साथ उनकी सीमा 6ठी रैंक थी। लेकिन यह एक वास्तव में शक्तिशाली अस्तित्व था जो 8वें रैंक तक पहुंच गया था। भाई लॉन्ग, चलो इसे आजमाते हैं। इसका मांस जरूर। वाइल्ड का पेट बड़बड़ाया। उसने अपनी लार को निगल लिया। उसकी आंखों में एक उम्मीद भरी चमक थी। हालांकि मुझे लगता है कि यह बहुत मूर्खतापूर्ण है, फिर भी मैं इसे आजमाना चाहता हूं। मैं वास्तव में और अधिक मूर्ख बनता जा रहा हूं, सिद्धार्थ ने आह भरी। पृथ्वी ड्रैगन के पास कुछ ऐसा था जिसकी उसे जरूरत थी। वह उसका निदान था। 6ठी रैंक के अर्थ ड्रैगन से निकाले गए जानवर की ज्वाला के बीज को ही जानवर की ज्वाला रैंकिंग में पहला स्थान दिया जाएगा। इसलिए यह स्पष्ट था कि इस अर्थ ड्रैगन के निदान में कितनी ऊर्जा होनी चाहिए। सिद्धार्थ के शरीर के भीतर वो लॉन्ग उत्तेजित होने लगा था। इतनी दूरी पर भी वह पृथ्वी ड्रैगन की ज्वाला ऊर्जा को महसूस करने में सक्षम था। यह सिद्धार्थ को साहस जुटाने के लिए प्रेरित कर रहा था। सिद्धार्थ ने लिटिल स्नो को तुरंत ही दूर कर दिया ताकि वह एक ही बार में मारा न जा सके। उसे 8वें दर्जे के जादुई जानवर से लड़ने में जरा भी भरोसा नहीं था। लेकिन एक चीज थी जिसने उसे आत्मविश्वास दिया। अगर वे वास्तव में उसे हराने में असमर्थ थे तो वह हमेशा ड्रैगन स्केल को बाहर ला सकता था।
तुलनात्मक रूप से अधिक बुद्धिमान कोई भी जादुई जानवर ड्रैगन की शक्ति से प्रभावित होगा, विशेष रूप से इस तरह का जादुई जानवर जो ड्रैगन से संबंधित था। वाइल्ड, यह आदमी बहुत शक्तिशाली है। हमारे जीतने की संभावना बहुत कम है। योजना यह है कि मैं पहले हमला करूं, जबकि तुम अपनी शक्ति बनाए रखो। जब समय आएगा मैं तुम्हें एक संदेश भेजूंगा। फिर तुम तुरंत अपने बर्बर रक्त कांस्य शरीर को सक्रिय करोगे और अपने सबसे शक्तिशाली हमले से उस पर वार करोगे। हम जीत सकते हैं या नहीं, यह तुम पर निर्भर है, समझे? सिद्धार्थ ने कहा। वाइल्ड ने घबराकर सिर हिलाया। सिद्धार्थ जानता था कि अगर वाइल्ड ने उसकी बात का 50% भी अर्थ समझ लिया तो यह बुरा नहीं होगा। उसने बस उसे कहा कि वह आगे न बढ़े और उसके द्वारा अवसर बनाने का इंतजार करे। जब उसे यकीन हो गया कि वाइल्ड समझ गया है और वह वहां से जाने ही वाला था, तो अचानक सिद्धार्थ के दिमाग में पूर्वी बंजर भूमि की घंटी बज उठी। क्या तुम वाकई उस पर हमला करने जा रहे हो? तुम्हारे जीतने की संभावना ज्यादा नहीं है। असल में तुम शायद मारे जाओगे। तुम 8वें दर्जे के जादुई जानवर की शक्ति को कम आंक रहे हो। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं। तुम नहीं समझ पा रहे हो कि लेंग युयान क्या सोच रहा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मैं भी नहीं समझ पा रहा हूं कि तुम क्या सोच रहे हो। अगर तुम हमेशा इतने बदकिस्मत हो तो तुम ज्यादा अच्छा व्यवहार क्यों नहीं करते? हे, बुरी किस्मत के साथ खतरे का कारक बहुत अधिक है, इसलिए सफल होने की संभावना कम है। यह सही है, लेकिन आप नहीं जानते कि मैंने पिछले कुछ साल कैसे गुजारे। मेरे पास जो कुछ भी है मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल किया है। अगर मैं खतरे के कारण कुछ करने की हिम्मत नहीं करता तो मुझे अधिक अवसर नहीं मिल पाते और मैं दूसरों से आगे निकल जाता। इन वर्षों में मेरा अनुभव मुझे बताता है कि जो लोग मौत से सबसे ज्यादा डरते हैं उनकी मौत सबसे जल्दी और सबसे दयनीय होती है। इसके अलावा मेरा अनुभव मुझे यह भी बताता है कि जितना अधिक खतरा होगा उतना ही अधिक लाभ होगा। मुझे नहीं पता कि मेरा यह सिद्धांत दूसरों के अनुकूल है या नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि यह मेरे लिए काम करता है, सिद्धार्थ ने कहा। यह उसका अनमोल अनुभव था जो उसने बार बार अपनी जान जोखिम में डालकर हासिल किया था। पूर्वी बंजर भूमि की घंटी खामोश हो गई। सिद्धार्थ के बारे में सब कुछ इतना अजीब था कि वह उसे समझ नहीं पाया। अगर सिद्धार्थ सच में उसका वारिस था तो दुनिया का कर्म भाग्य उस पर हावी हो जाना चाहिए था, लेकिन फिर वह इतना बदकिस्मत कैसे था? सिद्धार्थ अभी आगे बढ़ा ही था कि एक दहाड़ सुनाई दी। इस बार यह सिर्फ चेतावनी नहीं थी, इसमें क्रोध की झलक भी थी। सिद्धार्थ के उसके इलाके पर अतिक्रमण करने से अर्थ ड्रैगन नाराज हो गया था। पब फ्यूचर द्वारा विज्ञापन। पृथ्वी ड्रैगन जादुई जानवरों के बीच एक राजा था और एक ज्वालागुन जानवर के रूप में यह आसानी से क्रोधित हो जाता था। कई सालों से किसी भी जादुई जानवर ने इसके पास जाने की कोशिश नहीं की थी। आसपास के जादुई जानवर बस इसके शिकार थे। सिद्धार्थ ने उसकी चेतावनी को नजरअंदाज किया और आगे बढ़ता रहा। पृथ्वी ड्रैगन का क्षेत्र बहुत बड़ा था। यह कई हजार मील लंबा था और इस जमीन पर घास का एक भी तिनका नहीं उगता था। यह सिर्फ बंजर चट्टान थी। जब सिद्धार्थ सैकड़ों मील की यात्रा करके अपने क्षेत्र में पहुंच गया तो पृथ्वी ड्रैगन अब और सहन नहीं कर सका। वह आगे नहीं बढ़ा, लेकिन उसने अपना मुंह खोल दिया। सुनहरी लपटें सिद्धार्थ की ओर बढ़ी। सिद्धार्थ को प्रतिक्रिया करने का मौका भी नहीं मिला, इससे पहले कि वे तुरंत उसे निगल जाएं। सुनहरी लपटों ने उसके आसपास की चट्टानों को पिघला दिया। जली हुई गंध घुमावदार हवा में भर गई। अरे, यह हुओ वुफांग द्वारा नियंत्रित पृथ्वी ड्रैगन गोल्डन ब्लेज से हजारों गुना अधिक शक्तिशाली है, सिद्धार्थ ने कहा। बस यह एक सांस की फुहार इसके द्वारा मारे गए किसी भी रैंक 2 सेलेस्टियल को मारने के लिए पर्याप्त है। अगर मैं इसे वश में कर सकता तो मैं बिना किसी चुनौती के अमर पथ पर घूम सकता था। अफसोस की बात है कि इसे क्रूर बल से वश में करने का कोई तरीका नहीं है, और अगर मैं इसे पकड़ भी लूं तो भी मेरी वर्तमान आध्यात्मिक शक्ति के साथ इस पर सफलतापूर्वक गुलामी का निशान लगाने की कोई उम्मीद नहीं है। उसे वश में करने का एकमात्र मौका यह था कि वह ड्रैगन स्केल की ताकत का इस्तेमाल करे, लेकिन वह निश्चित रूप से ऐसा दोबारा नहीं कर सकता था। अगर वह ड्रैगन स्केल में बहुत ज्यादा सार रक्त समाप्त कर देता तो वह ड्रैगन ब्लड बॉडी टेम्परिंग आर्ट की खेती नहीं कर पाता। अगर ऐसा हुआ तो उसके पास रोने के लिए भी जगह नहीं होगी। इसके अलावा भले ही पृथ्वी ड्रैगन की ताकत का विरोध न कर सके, क्या वह भाग नहीं सकता था? वह उसे रोक नहीं पाएगा और फिर वह सब कुछ खो देगा। सिद्धार्थ नीली लपटों से घिरा हुआ था। वे उग्र सुनहरी लपटें उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रही थीं। वास्तव में वे नीली लपटों में समा गई थीं।
वो लोंग के अचानक अपने आप ही हमला करने की कोशिश करने पर उसका हाथ कांप उठा। सिद्धार्थ ने जल्दी से उसे दबा दिया। अभी उसे छोड़ने का समय नहीं था। जब वह आग उगल रही थी तो उसका फायदा उठाते हुए सिद्धार्थ ने दूरी कम कर ली। पृथ्वी की लौ उसकी रक्षा कर रही थी, इसलिए उसे इस आग से कोई डर नहीं था। जब सिद्धार्थ कुछ दर्जन मील दूर था तो अचानक धरती का ड्रैगन हिल गया। वह खड़ा हो गया और अपने पहाड़ जैसे पंख दिखाते हुए सिद्धार्थ की ओर दौड़ पड़ा। हालांकि वह उड़ नहीं सकता था, लेकिन उसकी गति अविश्वसनीय थी। एक बड़ा पंजा सीटी बजाता हुआ उसकी ओर आया। विभाजन स्वर्ग तलवार के साथ विभाजन स्वर्ग अब बहुत मजबूत था। सिद्धार्थ की तलवार क्यूई ने उसके पंजे पर वार किया। सिद्धार्थ को ऐसा लगा जैसे उसकी तलवार क्यूई किसी अचल पहाड़ पर जा गिरी हो। एक जोरदार झटके ने उसे उड़ा दिया। वह पीछे की ओर लुढ़क गया और रेंगते हुए दर्जनों मील दूर जा सका। जब वह रेंगकर ऊपर आया तो उसे अचानक एहसास हुआ कि उसके हमले से पृथ्वी ड्रैगन की गति भी धीमी नहीं हुई है। वह अभी भी उस पर हमला कर रहा था। उसका एक विशाल पंख उस पर टूटकर गिर पड़ा। उस पंख पर हड्डियों के कांटे उगे हुए थे जो हवा में सीटी बजा रहे थे। सिद्धार्थ की खोपड़ी सुन्न हो गई। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं थी कि ईस्टर्न वेस्टलैंड बेल ने कहा था कि वह मौत को दावत दे रहा था। 8वें दर्जे के जादुई जानवर की शक्ति ऐसी चीज नहीं थी जिसकी वह कल्पना कर सकता था। दिव्य अंगूठी, 4 सितारा युद्ध कवच। एक भयंकर दहाड़ के साथ सिद्धार्थ ने विस्फोटक ढंग से अपनी सारी शक्ति छोड़ दी। तलवार क्यूई की एक विशाल किरण आसमान में उड़ी। स्वर्ग को विभाजित करें 2। धमाका। सिद्धार्थ के दोनों हाथ टूट गए। वह एक बार फिर वापस उड़ते हुए खून की उल्टी करने लगा। रास्ते में वह पहाड़ जिससे वह टकराया था टुकड़े टुकड़े हो गया। अरे, यह इतना शक्तिशाली कैसे है? हालांकि सिद्धार्थ ने सोचा था कि उसने लड़ाई से पहले ही 8वें रैंक के जादुई जानवर की शक्ति को ज्यादा आंका था, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसने वास्तव में इसे कम करके आंका था। वह जियांटियन के 12वें स्वर्ग चरण में आगे बढ़ चुका था, लेकिन वह अभी भी अपनी सबसे मजबूत चाल के साथ पृथ्वी ड्रैगन से एक भी हमला झेलने में असमर्थ था। अचानक उसने अपने पंख फड़फड़ाए, जिससे एक शक्तिशाली झोंका आया और वह उड़ गया। उसने अपना मुंह खोला और आग की लपटों का एक समुद्र उसकी ओर बढ़ने लगा। यह सांस पिछली बार जैसी नहीं थी। आग के इस समुद्र में अनगिनत ज्वालाएं थीं। जमीन तुरंत पिघल गई। इस भयानक गर्मी के सामने द्रवीभूत जमीन भाप बनकर उड़ने लगी। सिद्धार्थ ने पहली बार इतनी भयानक जानवर की लपटें देखी थीं। सौभाग्य से पृथ्वी की ज्वाला ने जानवर की ज्वाला को रोक दिया। चाहे ज्वालाएं उस पर हमला करने की कितनी भी कोशिश करें, वो लोग ने उन्हें आसानी से अवशोषित कर लिया। वे ज्वालारूण विशेष रूप से इसके लिए पौष्टिक थे। अब यह परेशानी का सबब बन गया है। मैं इसके करीब भी नहीं जा सकता। इसे बंद करना तो दूर की बात है। मेरी कोई भी रणनीति अब काम नहीं करेगी। लेकिन जब तक यह आग उगल रहा है तब तक एक अवसर तो होना ही चाहिए। सिद्धार्थ ने अचानक एक बहुत बड़ी गोली निकाली जिसका आकार एक बच्चे की मुट्ठी के बराबर था। यह बिल्कुल काले रंग की थी और इस पर 9 गोलियों के छल्ले बने हुए थे। यह अब तक की सबसे कठिन औषधीय गोली थी जिसे उसने परिष्कृत किया था। सच में यह एक जहरीली गोली थी जिसे उसने तब परिष्कृत किया था जब उसने सी मर्जिंग पिल को परिष्कृत किया था। यह कुछ ऐसा था जिसमें हिडन ग्राउंड गोल्ड स्पाइडर किंग का सारा जहर समाहित था। उस समय उसे लगा था कि यह संकट के समय काम आ सकता है। अब वह इसे बाहर ले आया। इसे पृथ्वी की ज्वाला की शक्ति से लपेटकर उसने इसे पृथ्वी ड्रैगन के मुंह में उड़ा दिया। स्पष्ट रूप से कहें तो यहां ड्रैगन का मतलब असली ड्रैगन नहीं है। यह वैसा ही है जैसे जब हुओ लोंग और लेई लोंग उड़ते हैं तो वे असली ड्रैगन नहीं होते। आपको इसे केवल आकार के वर्णनकर्ता के रूप में समझना चाहिए।